हेलो बच्चों, हम लोग क्या करने वाले हैं, इनऑर्गेनिक में क्वांटम नंबर का जो है एपिसोड रिकॉर्ड करेंगे। तो क्वांटम नंबर होता क्या है, यहीं से अपन सबसे पहले स्टार्ट कर रहे हैं। तो डेफिनेशन से अपन स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेशन अपने पास यहाँ पे लिखी हुई है कि क्वांटम नंबर्स अपने पास क्या होता है, इट इज अ सेट ऑफ 4 नंबर्स, कि 4 नंबर का अपने पास सेट होगा विच इज यूज्ड टू डिफाइन द लोकेशन ऑफ एन इलेक्ट्रॉन इनसाइड द एटम। कि 4 नंबर का अपन ने एक सेट बनाया है, जिस सेट के बेसिस पे अपन क्या कर सकते हैं, एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को जो है डिफाइन कर सकते हैं, इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को बता सकते हैं। अब इसका मतलब क्या है पहले अपन ये समझते हैं, ठीक है। तो डेफिनेशन पे अपन आएंगे, उससे पहले मैं एक और चीज तुमको बताना चाहूंगा। जब बच्चे 10th क्लास से 11th क्लास में शिफ्ट करते हैं तो ज्यादातर बच्चों को ये पता होता है कि अपने पास जो है एटम की अगर मैं बात करूं तो वहां पे 3 तरीके के सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। मोस्ट ऑफ द बच्चों को पता होता है कि जो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो न्यूक्लियस के अंदर होता है और इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, बाहर की तरफ होता है। अब एक थोड़ा सा उनको जो पता होता है, ऐसा पता होता है कि अपने पास न्यूक्लियस अपने पास जो है अपन सेंटर पे बोलते हैं, इस बात में तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर है तो मोस्ट ऑफ द बच्चा ऐसा याद करता है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जो है सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। तो इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व करता है। अगर तुमको भी ऐसा पता है तो वास्तव में ऐसा नहीं होता है। ये जो सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन के रिवॉल्व करने की अपन बात करते हैं, ये अपन बोहर मॉडल के हिसाब से बात करते हैं। 10th क्लास तक तुम बोहर मॉडल पढ़ते हो। प्रेजेंट टाइम पे जो अपन मॉडल फॉलो करते हैं उसका नाम मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, दैट इज क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। क्वांटम मैकेनिकल मॉडल। तो जब एटॉमिक स्ट्रक्चर टॉपिक तुम पढ़ोगे वहां पे तुमको डिटेल में डिस्कस कराया जाएगा कि क्वांटम मैकेनिकल मॉडल क्या होता है। तो प्रेजेंट टाइम पे अपन क्वांटम मैकेनिकल मॉडल को फॉलो करते हैं और एज पर क्वांटम मैकेनिकल मॉडल ये बात बिल्कुल सही है कि एटम के पास न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर अगर अपन बात करें तो न्यूक्लियस के अंदर अपने पास न्यूट्रॉन्स होते हैं और न्यूक्लियस के अंदर अपने पास क्या होते हैं, प्रोटॉन्स होते हैं। न्यूक्लियस के बाहर की तरफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो इलेक्ट्रॉन्स जब मोशन करते हो तो सर्कुलर पाथ में नहीं मोशन करते हैं या सर्कुलर पाथ में रिवॉल्व नहीं करते हैं। ये चीज़ तुमको अपने माइंड से निकाल देना है। तो सर इलेक्ट्रॉन मूव कैसे करता है या किस तरीके का अपने पास जो है वो मोशन करता है न्यूक्लियस के बाहर। तो इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, न्यूक्लियस के बाहर रेंडमली मूव करता है, उसका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, ठीक है। तो मैंने क्या बोला कि तुमको ये ध्यान रखना है आज से कि एटम की अगर अपन बात करें तो एटम के पास न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर न्यूट्रॉन्स एंड प्रोटॉन्स हैं, न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन होंगे। लेकिन इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर जब मूव करते हैं तो वो रेंडमली मूव करते हैं, उनका कोई फिक्स पाथ नहीं होता है, ये अपन बात कर रहे हैं, ठीक है। अब अपने पास जैसे मैंने अभी बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रैंडमली मूव करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस के बाहर डिस्ट्रीब्यूशन कैसा है उसको स्टडी करने के लिए अपन एक सेटअप बनाते हैं, जिसमें अपन ऐसा बात करते हैं कि एक एटम के पास अपने पास क्या होता है, सेल होता है। सेल के अंदर अपने पास क्या होते हैं, सब सेल्स होते हैं। सब सेल के अंदर अपने पास क्या होते हैं, ऑर्बिटल्स होते हैं। और ऑर्बिटल्स के अंदर अपने पास क्या प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अब सेल, सबसेल, ऑर्बिटल ये सब क्या है, थोड़ी देर के लिए तुमको डायरेक्ट ध्यान रखना है इसी सीक्वेंस में कि कभी भी एटम के बाहर अगर अपन इलेक्ट्रॉन की बात करेंगे तो कुछ इस तरीके से बात करेंगे कि एटम के पास सेल है, सेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट सबसेल्स हैं, एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर डिफरेंट डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं और ऑर्बिटल्स के अंदर अपने पास कौन प्रेजेंट होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। अभी अपन एक एक करके सबको डिफाइन करेंगे। थोड़ी देर के लिए तुमको ये ध्यान रखना है कि इस सीक्वेंस में अपन जो है बात कर रहे हैं। अब मैंने तुमको क्या बोला था कि क्वांटम नंबर अपने पास क्या है, 4 नंबर का सेट है, जिसको अपन यूज करते हैं एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन की लोकेशन को डिफाइन करने के लिए। तो अभी मैंने तुमको बोला कि सेल होगा, सेल के अंदर सबसेल होगा, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल होगा, ऑर्बिटल के अंदर अपने पास क्या होगा, इलेक्ट्रॉन होगा। तो जब अपन किसी पर्टिकुलर इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं तो वो कौन से सेल में प्रेजेंट है ये बताने के लिए जो नंबर अपन यूज करते हैं उसको अपन नाम देते हैं क्या, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो इलेक्ट्रॉन कौन से सेल में है ये बताने के लिए अपन क्या यूज करते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर।
सेल के बारे में थोड़ा बहुत तुमको आइडिया होता है जो अपन बोर मॉडल में डिस्कस करते हैं। अब सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे किसी पर्टिकुलर की अगर अपन बात करें, सबसेल कितने टाइप के होते हैं, ये सब अपने पास नई चीज़ें ये अपन डिस्कस करेंगे। लेकिन फिलहाल जैसे मैंने बोला कि ध्यान रखना है सेल के अंदर सबसेल्स हैं और सबसेल्स को डिफाइन करने के लिए अपन जो नंबर यूज करते हैं उसको अपन नाम देते हैं एजीमुथल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर। और एजीमुथल क्वांटम नंबर को अपन रिप्रेजेंट करते हैं किससे, स्मॉल एल से। अब मैंने बोला कि एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर भी डिफरेंट ऑर्बिटल्स होंगे, तो एक पर्टिकुलर सबसेल के किस ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है ये अपन बताते हैं किसकी हेल्प से, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को अपन लिखते हैं स्मॉल एम से। अब ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं। कोई भी ऑर्बिटल तुम उठा लो उसके अंदर या तो 1 इलेक्ट्रॉन रहेगा या फिर 2 इलेक्ट्रॉन रहेंगे, 2 से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अपने पास नहीं आते हैं। तो एक ऑर्बिटल के अंदर अगर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट हैं, मतलब ऑर्बिटल अगर अपनी मैक्सिमम कैपेसिटी में भरा हुआ है, तो उन दोनों इलेक्ट्रॉन्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए जो नंबर अपन यूज करते हैं उसको अपन बोलते हैं क्या, स्पिन क्वांटम नंबर, दैट इज एस। इसको एस से रिप्रेजेंट करते हैं। यहाँ पे सारे लेटर स्मॉल है, स्मॉल एन से अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को लिखते हैं, स्मॉल एल से एजीमुथल क्वांटम नंबर को लिखते हैं, स्मॉल एम से मैग्नेटिक क्वांटम नंबर को लिखते हैं, स्मॉल एस से स्पिन क्वांटम नंबर को लिखते हैं। ठीक है, तो पूरा चीज क्या हुआ कि अपने को अभी ये ध्यान रखना है थोड़ी देर के लिए कि एटम में अपने पास डिफरेंट सेल्स होंगे, सेल्स के अंदर सबसेल्स होंगे, सबसेल्स के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ऑर्बिटल्स के अंदर अपने पास कौन रहेगा, इलेक्ट्रॉन्स रहेंगे। अब कौन सा सेल है, कौन सा सबसेल है, कौन सा ऑर्बिटल है, इसको इंडिकेट करने के लिए अपन अलग अलग नंबर यूज करते हैं। तो सेल के लिए अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर, ऑर्बिटल के लिए मैग्नेटिक क्वांटम नंबर और इलेक्ट्रॉन्स के लिए अपन स्पिन क्वांटम नंबर की जो है बात करेंगे। ठीक है, यहाँ तक क्लियर होनी चाहिए चीजें। अब अपन 1 बाय 1 करके अपन पढ़ेंगे प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, जिसमें ऑब्वियस सी बात है सेल की बात करेंगे। फिर अपन पढ़ेंगे एजीमुथल क्वांटम नंबर जिसमें अपन सबसेल की बात करेंगे, लेकिन उससे पहले अपन डिफाइन करेंगे कि सबसेल होता क्या है। फिर अपन बात करेंगे मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, तो साथ में ही अपन ये भी डिफाइन करेंगे कि ऑर्बिटल क्या होता है। ठीक है, तो आगे अपने पास ये सब अपन डिस्कस करने वाले हैं। तो सबसे पहला जो क्वांटम नंबर अपने पास आ रहा है वो अपने पास आ रहा है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर। तो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने दिया था, बोहर ने। मैंने बोला भी था कि सेल की जो बात कर रहे हैं अपन वो बोहर मॉडल के हिसाब से ही बात कर रहे हैं। तो यहाँ पे अपन जो है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर में सेल के बारे में बात करते हैं। और सेल की सबसे पहले किसने बात की थी, बोहर ने बात की थी। इसलिए अपन यहाँ पे बोल रहे हैं कि अपने पास जो है बोहर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर किसने प्रपोज किया है, ये प्रपोज किया है बोहर ने। वैसे साइंटिस्ट का नाम तुमसे पूछता नहीं है, लेकिन अपन ने लिख दिया इन्फॉर्मेशन के लिए। अब आगे बोल रहा है कि जो प्रिंसिपल क्वांटम नंबर है दैट इज स्मॉल एन, वो किस किस चीज को डिस्क्राइब करेगा। अगर मैं इसकी बात करूं तो यहाँ पे अपन ने लिखा हुआ है इट डिस्क्राइब्स साइज एंड एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट इन डिफरेंट सेल, कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है उसका एनर्जी क्या है, या मैं इसको ज़्यादा अच्छे से बोलूं कि पहले सेल के अंदर, दूसरे सेल के अंदर, तीसरे सेल के अंदर, चौथे सेल के अंदर जो अलग अलग इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है उनकी एनर्जी अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की हेल्प से कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा अपने पास जो है अपन ने लिखा साइज, तो जो पहला सेल रहेगा, जो दूसरा सेल रहेगा, जो तीसरा सेल रहेगा, जो चौथा सेल रहेगा, उसकी साइज अपने पास क्या होगी, ये भी अपन प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की वैल्यू के बेसिस पे जो है बात कर सकते हैं। अब पहला सवाल तो ये कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर की क्या क्या वैल्यूज हो सकती है और किस तरीके से अपन को डिफरेंट सेल के साथ जो है रिलेट करते हैं। तो एकदम आसान है कि प्रिंसिपल क्वांटम नंबर को अपन एन से लिख रहे हैं। एन की वैल्यू अपने पास जो है 1 हो सकती है, 2 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है। तो एन की वैल्यू 1 मतलब फर्स्ट सेल की बात कर रहे हैं। ये तो पता होगा ना कि पहला सेल, दूसरा सेल, तीसरा सेल, चौथा सेल तुमने 10th में पढ़ा हुआ है। तो n इक्वल टू 1 मतलब फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 मतलब सेकंड सेल, n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल, n इक्वल टू 4 मतलब फोर्थ सेल, n इक्वल टू 5 मतलब फिफ्थ सेल। तो जो n की वैल्यू है वही अपने पास क्या है, सेल नंबर है। एकदम आसान है। अच्छा याद करो अपन सेल को जो है सिंबल भी देते हैं।
पहले सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए अपन लिखते हैं के सेल, कैपिटल के सेल। तो अगर मैं के सेल लिख रहा हूँ मतलब पहले सेल की बात हो रही है, और अगर मैं L इक्वल टू 2 लिख रहा हूँ मतलब अपने पास सेकंड सेल की बात हो रही है, जिसको अपन लिखेंगे L सेल। अगर मैं N इक्वल टू 3 लिख रहा हूँ मतलब थर्ड सेल की बात हो रही है, जिसको अपन लिखते हैं क्या, M सेल। तो ये आगे से बढ़ता जाएगा कि N इक्वल टू 1 K सेल, N इक्वल टू 2 L सेल, N इक्वल टू 3 M सेल। तो लाइन से 1 2 3 K L M N O ऐसे बढ़ते जाता है। फिलहाल अपन बोहर मॉडल के हिसाब से बात कर रहे हैं, तो अगर रिप्रेजेंटेशन भी अपने को देना होगा तो रिप्रेजेंटेशन भी अपन ऐसे देंगे कि ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस से सबसे पास जो सेल होता है उसको अपन बोलते हैं फर्स्ट सेल। बोहर मॉडल के हिसाब से मैं भी रिप्रेजेंटेशन सेल को जो है सर्कुलर ही दे रहा हूँ। फिर अपने पास जो है दूसरा सेल जो न्यूक्लियस से जस्ट अपने पास दूर है, फर्स्ट सेल के बाद फिर अपने पास जो है तीसरा सेल आ जाएगा, फिर अपने पास जो है फोर्थ सेल आ जाएगा। इस तरीके से अपन जो है बात कर रहे हैं। अच्छा, अभी अपन ने बोला कि ऑन द बेसिस ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर अपन क्या कर सकते हैं, साइज कंपेयर कर सकते हैं डिफरेंट सेल्स की। तो ऑब्वियस सी बात है कि जो न्यूक्लियस के पास है, अगर इसको मैं फर्स्ट सेल बोल रहा हूं तो साइज या रेडियस तो अपन न्यूक्लियस से ही मेजर करेंगे। तो पहला सेल अपने पास न्यूक्लियस के सबसे पास है, तो पहले सेल के लिए जो रेडियस होगा उसको अपन लिखेंगे क्या, R1। इसके बाद अपने पास दूसरा सेल है, इसके लिए अपन लिखेंगे क्या, R2। फिर अपने पास तीसरा सेल आएगा, उसके लिए अपन लिखेंगे क्या, R3। फिर अगला सेल आएगा, उसके लिए अपन लिखेंगे क्या, R4। तो न्यूक्लियस के जो सबसे पास है वो अपने पास पहला सेल कहलाएगा, ये वाला। इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं K से। न्यूक्लियस से इसकी डिस्टेंस अपने पास पहले सेल की रेडियस या पहले सेल की साइज। इससे जस्ट बार अपने पास जो दूसरा सेल है, इसके लिए अपन बात करेंगे रेडियस R2। इससे जस्ट बार अपने पास जो तीसरा सेल है उसके लिए अपन रेडियस की बात करेंगे R3। और उससे जस्ट बार अपने पास जो चौथा सेल है उसके लिए रेडियस की बात करेंगे R4। और इस तरीके से अपन आगे बढ़ते जाएंगे। और ये तो कोई बच्चा भी बता सकता है कि अपने पास पहले की रेडियस सबसे कम रहेगी, दूसरे की उससे ज़्यादा, तीसरे की और ज़्यादा, चौथे की और ज़्यादा। तो रेडियस अगर मेरे को बात करनी तो मैं लिख सकता हूँ कि फोर्थ सेल की रेडियस यहाँ पे सबसे ज़्यादा है, उससे कम 3, उससे कम 2 और सबसे कम 1। और आगे बढ़ेंगे तो अपने पास 4 की से ज़्यादा 5 होगा, 5 से ज़्यादा 6 होगा। इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। अब इसको अगर प्रिंसिपल क्वांटम नंबर से रिलेट करना है तो अपन डायरेक्ट बोल सकते हैं कि जितनी ज़्यादा n की वैल्यू अपने पास रहेगी उतनी ज़्यादा अपने पास उस पर्टिकुलर सेल की रेडियस रहेगी। तो अपन ये लिख सकते हैं कि सेल नंबर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस ऑफ सेल। तो रिलेशन लिखना है तो अपन ऐसा लिख सकते हैं। तो ये अपन ने साइज की बात कर ली कि कैसे अपन डिफरेंट सेल्स के लिए साइज कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ n की वैल्यू दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, क्योंकि डिफाइन ही वैसे किया जा रहा है। अब अपन बात करते हैं आखिरी एनर्जी के बारे में। तो एनर्जी के बारे में अगर अपन बात करें तो एक चीज़ तुमने पढ़ा होगा 10th क्लास में कि जब अपन इलेक्ट्रॉन्स को फिल करते हैं डिफरेंट सेल के लिए तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन अपन पहले सेल में डालते हैं। क्यों पहले सेल में डालते हैं याद करो, इसलिए पहले सेल में डालते हैं क्योंकि पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है। इसका मतलब यह हुआ कि पहला सेल जो है सबसे कम एनर्जी का सेल है। फिर इलेक्ट्रॉन तुम बोलते हो बोर मॉडल के हिसाब से दूसरे सेल में जाएगा जब पहला सेल भर जाएगा, फिर दूसरा सेल पूरा भर जाएगा तो तीसरे के अंदर इलेक्ट्रॉन जाएगा। ऐसे ही अपन बोल रहे होते हैं नॉर्मली। तो पहले सेल की एनर्जी सबसे कम है इसलिए उसको सबसे पहले भरा गया, उसके बाद दूसरा सेल आएगा, उसके बाद तीसरा सेल आएगा। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं क्या करता हूं, पहले सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी है उसको E1 लिख दूं, दूसरे सेल के अंदर एनर्जी को E2 लिख दूं, तीसरे सेल के लिए E3 लिख दूं और चौथे सेल के लिए E4 लिख दूं, तो पहले सेल में इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम है, दूसरे में उससे ज़्यादा, तीसरे में उससे ज़्यादा, चौथे में और ज़्यादा। तो जैसे अपन ने साइज डिस्कस किया था कि जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से बाहर निकलते जाएंगे या अपन n इक्वल टू 1 2 3 4 हायर सेल की तरफ बढ़ते जाएंगे, वैसे वैसे रेडियस बढ़ती जाएगी। तो सिमिलर वे में एनर्जी भी क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो एनर्जी की अगर अपन बात करें तो एनर्जी का ऑर्डर जो अपने पास बनेगा वो ऐसा बनेगा कि पहले सेल के अंदर एनर्जी सबसे कम है, दूसरे सेल के अंदर उससे ज़्यादा, तीसरे सेल के अंदर और ज़्यादा, फोर्थ सेल के अंदर और ज़्यादा। और जैसे जैसे तुम आगे बढ़ते जाओगे एनर्जी अपने पास क्या होती जाएगी, बढ़ती जाएगी। तो अगर मेरे को रिलेशन लिखना है तो यहाँ पे भी वही रिलेशन लिखेंगे कि जितनी ज़्यादा n की वैल्यू रहेगी
उस सेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है उसकी एनर्जी अपने पास उतनी ज़्यादा रहेगी। तो अपने पास क्या है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। तो n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू अपने पास एनर्जी, n इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेडियस। तो ये था अपने पास क्या, सेल के बारे में विद द हेल्प ऑफ प्रिंसिपल क्वांटम नंबर डिस्कशन। अब एक और आखिरी चीज बचा हुआ है, और ये फॉर्मूला भी तुमने पढ़ा हुआ है कि किसी पर्टिकुलर सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन्स आ सकते हैं। अगर अपने को ये निकालना है तो इसके लिए फॉर्मूला होता है क्या, 2n²। तो कभी अगर तुमसे पूछा जाए कि भैया ये बताओ पहला सेल दैट इज n = 1, इसके अंदर टोटल कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, तो 2 × n² दैट इज 2 × 1², तो कितना आ जाएगा 2। तो पहले सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, 2। ऐसे अगर अपने से बात किया जाए n = 2 दैट इज सेकेंड सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 × 2²। तो 2 × 2² अगर करोगे तो अपने पास क्या हो जाएगा, 8, कि 2 × 2² 4, तो 2 × 4 8। तो यहाँ पर अपने पास कितने आ जाएंगे, 8। ऐसे अगर अपन बात करेंगे किसकी, n = 3, तो n = 3 मतलब थर्ड सेल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो 2 × 3² दैट इज 2 × 9, तो कितने आ जाएंगे, 18। तो इस तरीके से कोई भी सेल अगर दिया जाएगा और उसमें मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन अपने पास आ सकते हैं अगर ये पूछा जाता है, तो सीधा फॉर्मूला है अपने पास 2n²। देखो नेक्स्ट अपन जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर की बात करेंगे, लेकिन जैसे मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि एजीमुथल क्वांटम नंबर में अपने पास जो है अपन सबसेल के बारे में बात करते हैं, तो पहले एजीमुथल क्वांटम नंबर स्टार्ट करने से अपने को ये देखना पड़ेगा कि सबसेल होता क्या है, और सबसेल को डिफाइन करने से पहले मेरे को ये डिफाइन करना पड़ेगा कि अपने पास ऑर्बिटल क्या होता है। तो एक छोटा सा डेफिनेशन अपन लिखेंगे ऑर्बिटल के लिए। तो नेक्स्ट अपने पास आएगा ऑर्बिटल, ठीक है, ऑर्बिटल बोल लो या ऑर्बिटल बोल दो, दोनों एक ही चीज़ है। तो इसमें अपने पास डेफिनेशन की बात करें तो ये बोला जा रहा है कि द region of space around the nucleus in which probability of finding electron is maximum। तो न्यूक्लियस के बाहर अपने पास स्पेस का वो रीजन जहां पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी अपने पास क्या होती है, मैक्सिमम होती है। थोड़ा सा टेक्निकल डेफिनेशन होगी, इसको आसान भाषा में अपन समझते हैं। देखो हम लोगों ने स्टार्ट किया था कहाँ से कि एटम के अंदर 3 तरीके के पार्टिकल्स है, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन्स। प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स कहाँ होते हैं, न्यूक्लियस के अंदर, और इलेक्ट्रॉन अपने पास कहाँ होते हैं, बाहर की तरफ। मैंने तुमको बोला कि इलेक्ट्रॉन अपने पास क्या होता है, तुमको ये ध्यान रखना है, रेंडमली मूव करता है न्यूक्लियस के बाहर। तो जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर रेंडमली मूव करता है तो काफ़ी हाई स्पीड से मूव करता है। कितनी स्पीड से मूव करता है, तो लगभग जो इलेक्ट्रॉन का स्पीड अपने पास होता है वो 10⁶ मीटर/सेकेंड होता है। इसको अगर तुम किलोमीटर में कन्वर्ट करोगे तो 1000 से डिवाइड कर दो, तो ये अपने पास लगभग कितना आ जाएगा, 1000 किलोमीटर/सेकेंड। मतलब इलेक्ट्रॉन 1 सेकंड में 1000 किलोमीटर डिस्टेंस ट्रेवल करता है, बहुत ज़्यादा डिस्टेंस है ये, ठीक है। मतलब तुमको ये फील करना है कि इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के चारों तरफ घूम रहा है तो काफ़ी हाई स्पीड के साथ घूम रहा है, और इलेक्ट्रॉन जब काफ़ी हाई स्पीड के साथ घूमता है तो अपन इलेक्ट्रॉन को ऑब्जर्व नहीं कर पाएंगे, क्योंकि अपनी आंखों की एक लिमिटेशन होती है। तुम इसको सिंपली रिलेट कर सकते हो, घर पे सबने देखा होगा कि पंखा अपने पास घूमता है। जब पंखा अपने पास बंद होता है तो अपन उसकी तीनों ब्लेड देख पाते हैं, लेकिन जब पंखा अपने पास घूमने लगता है तब अपने को ब्लेड नहीं दिखाई देती, अपने को क्या होता है, उनसे बनता हुआ एक क्लाउड दिखाई देता है। एक अपने पास अब पंखा जो है ऐसे सर्कुलर घूम रहा है, तो जो क्लाउड अपने को दिखता है वो भी सर्कुलर दिखता है। तो सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन काफ़ी हाई स्पीड के साथ घूम रहा है, तो अपने को इलेक्ट्रॉन नहीं ऑब्जर्व होगा, अपने को जहाँ जहाँ इलेक्ट्रॉन जाएगा वहाँ वहाँ एक क्लाउड बनता हुआ दिखाई देगा। ठीक वैसे ही जैसे पंखे से अपने पास क्या बनता है, घूमने से एक क्लाउड बनता है, सर्कुलर क्लाउड बनता है। तो इलेक्ट्रॉन जब न्यूक्लियस के बाहर रिवॉल्व करेगा तो तुमको ये ध्यान देना है कि इलेक्ट्रॉन से अपने पास क्या बनता है, क्लाउड्स बनते हैं, और उन्हीं क्लाउड्स को अपने पास दैट इज अपने पास जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स का फॉर्मेशन हो रहा है, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स को अपन क्या नाम देते हैं, ऑर्बिटल्स।
तो आसान भाषा में अपने पास सिंपल सी बात यह है कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ काफ़ी हाई स्पीड से घूम रहा है, तो अपन इलेक्ट्रॉन को नहीं ऑब्जर्व कर पाएंगे। अपने को इलेक्ट्रॉन जहाँ जहाँ जाएगा या स्पेस के जिस जिस रीजन में इलेक्ट्रॉन मूव कर रहा है, रेंडमली जब वो मूव करता है तो कौन कौन से स्पेस रीजन को वो कवर कर रहा है, तो वहाँ पे अपने को एक क्लाउड बनता हुआ दिखाई देगा जिसको अपन इलेक्ट्रॉन क्लाउड बोलते हैं। और टेक्निकली जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसी को अपन किसका नाम दे रहे हैं? ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं। अपने डेफिनेशन भी ऐसा कुछ लिखा है कि रीजन ऑफ स्पेस अराउंड द न्यूक्लियस इन विच प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग इलेक्ट्रॉन इज मैक्सिमम। अब अभी मैंने एक एग्जांपल लिया था कि पंखा जब घूमता है तो अपने को क्लाउड बनता हुआ दिखाई देता है, उसकी ब्लेड तो नहीं दिखाई देती है। लेकिन ये तो मैं श्योर होकर बोल सकता हूँ ना कि जब पंखा चल रहा है और उससे जो क्लाउड अपने पास बना है, ब्लेड कहीं ना कहीं उसी क्लाउड में प्रेजेंट रहेगी, क्लाउड के बाहर तो नहीं जाएगी। तो सेम कहानी इलेक्ट्रॉन के साथ है कि इलेक्ट्रॉन ने एक क्लाउड बनाया तो ऑब्वियस सी बात है कि इलेक्ट्रॉन कहीं ना कहीं उसी क्लाउड में प्रेजेंट है। तो अपन ने वही लिखा है कि एक न्यूक्लियस के चारों तरफ रीजन रहेगा स्पेस में जहाँ पे इलेक्ट्रॉन के मिलने की प्रोबेबिलिटी क्या है? मैक्सिमम है। अब नेक्स्ट अपने को बात करना है, आई होप तुमको ये सारी चीज़ क्लियर हुई होगी कि ऑर्बिटल कुछ नहीं है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब अपन बात करें टाइप्स ऑफ ऑर्बिटल। तो अभी तक अपने पास पूरे 118 डिफरेंट टाइप के एलिमेंट्स जो हैं डिस्कवर हो चुके हैं। उसमें से कुछ नेचुरली मिलते हैं, कुछ अपने पास जो है मैन मेड है, या कुछ बोल सकते हो तो हम साइंटिस्ट ने जो है सिंथेसिस किए हुए हैं। ठीक है, तो टोटल अपने पास पीरियोडिक टेबल में अभी तक 118 एलिमेंट्स हैं। इन 118 एलिमेंट्स में से अगर अपन बात करें तो किसी भी एलिमेंट को तुम उठा के देख लो, या तो मैं कहता हूं जो 118 वाला एलिमेंट है उसी की बात कर लो। अगर एटॉमिक नंबर 118 है तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन तो इसी के पास रहेंगे। अच्छा, सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन अगर इसी के पास है तो सबसे ज़्यादा डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने की पॉसिबिलिटी भी इसी के पास है, क्योंकि जितने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन रहेंगे उतने ज़्यादा इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनेंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो तुम अगर 118 को भी ऑब्जर्व करोगे तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड्स तो बहुत सारे रहेंगे, लेकिन टाइप्स की अगर अपन बात करें तो खाली 4 ही डिफरेंट शेप के क्लाउड बनते हैं। इसलिए अपन बोलते हैं कि 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स होते हैं। तो तुमको कुछ इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मिलेंगे जो कि स्फेरिकल इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाएंगे। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं जो कि स्फेरिकल शेप का क्लाउड बनाते हैं, और जहां जहां स्फेरिकल शेप का क्लाउड बनता है वहां पे अपन बोलते हैं कि ऑर्बिटल कौन सा है? एस ऑर्बिटल। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास ऐसे हैं जो क्लाउड बनाते हैं, वो डंबल शेप का क्लाउड बनाते हैं। डंबल शेप का क्लाउड जो है इस तरीके का होता है, ये जो इसमें डायग्राम बना हुआ है, इसको तुम ऐसा अज्यूम कर सकते हो। ठीक है, कि अपने पास जो है ये ऐसा कुछ शेप रहेगा। जो मेरा ये मुट्ठी जैसा मैंने बनाया है, ये ऊपर डंबल का आधा पार्ट और नीचे डंबल का आधा पार्ट, इन दोनों को मिला दो। अपने हाथ से भी करके देख सकते हो। तो ऐसा कुछ अपने पास जो है शेप आएगा। तो कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास इस शेप का क्लाउड बनता है, जहां जहां पे अपने पास इस शेप का क्लाउड बनता है इसको अपन नाम देते हैं डंबल शेप। मैं लिख भी दे रहा हूं, डंबल शेप। तो जहां पे डंबल शेप का क्लाउड बनता है उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपन नाम देते हैं क्या? ऑर्बिटल, सॉरी पी ऑर्बिटल। तो ये एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, ये तो सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है। ठीक है, अगर मैं तुमको कहीं पे भी बोलूंगा कि एक इलेक्ट्रॉन है वो एस ऑर्बिटल में प्रेजेंट है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करेगा कि भैया जिस इलेक्ट्रॉन की अपन बात करें वो स्फेरिकल शेप का इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनाता है। इसी तरीके से मैं तुमको बोलूंगा कि भैया मैं एक इलेक्ट्रॉन की बात कर रहा हूं जो कि पी ऑर्बिटल में है, तो तुम्हारे माइंड में तुरंत क्लिक करना चाहिए कि जिस इलेक्ट्रॉन की मैं बात कर रहा हूं वो डंबल शेप का क्लाउड बनाता है। इस तरीके से ऐसे ही अपने पास क्या है, दूसरा अपने पास आता है या तीसरा टाइप अपने पास आता है डबल डंबल शेप्ड इलेक्ट्रॉन क्लाउड। तो जो डबल डंबल शेप्ड होगा कुछ नहीं अपने पास कि सिंपली एक डंबल अपने पास ये बन गया और दूसरा डंबल अपने पास ये बन गया। तो अगर अपने पास किसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड के अंदर 2 डंबल बन के आ रहे हैं तो वहां पे अपने पास उस इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपन नाम देते हैं डी ऑर्बिटल। तो अपने पास क्या हो गया? डी ऑर्बिटल। और लास्ट अपने पास जो आता है इलेक्ट्रॉन क्लाउड उसको अपन नाम देते हैं एफ ऑर्बिटल। उसका डायग्राम मैंने यहाँ पे नहीं दिखाया क्योंकि उसकी स्ट्रक्चर थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होती है और वो अपने सिलेबस में भी नहीं है, तो उसके लिए तुमको खाली नाम ध्यान रखना है।
तो फोर्थ टाइप अपने पास होता है एफ ऑर्बिटल। तो मैंने क्या बोला कि देखो, मैंने तुमको बोला कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के बाहर काफ़ी हाई स्पीड से घूम रहा है। जब इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ काफ़ी हाई स्पीड से घूमता है तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनता है। उसी इलेक्ट्रॉन क्लाउड को अपन ऑर्बिटल का नाम दे रहे हैं। अभी तक जितने भी एलिमेंट डिस्कवर हुए हैं उन सब एलिमेंट के अंदर 4 ही डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनते हैं, इसलिए अपन बोल रहे हैं कि 4 ही डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल्स अपने पास होते हैं। अब 4 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड कौन कौन से होंगे, तो 1 बाय 1 करके मैंने तुमको बताया कि कुछ इलेक्ट्रॉन्स जो हैं स्फेरिकल शेप के क्लाउड बनाते हैं जिनको अपन नाम देते हैं एस ऑर्बिटल, इलेक्ट्रॉन क्लाउड को। कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास डंबल शेप के क्लाउड बनाते हैं, उनको अपन नाम देते हैं पी ऑर्बिटल। और कुछ इलेक्ट्रॉन्स अपने पास डबल डंबल शेप के क्लाउड बनाते हैं जिनको अपन बोलते हैं डी ऑर्बिटल्स। और फोर्थ अपने पास आता है जिसका मैं खाली नाम याद रखने को तुमको बोल रहा हूं, दैट इज एफ ऑर्बिटल। तो यहाँ पे जो स्ट्रक्चर या इलेक्ट्रॉन क्लाउड का शेप आएगा अपने को नहीं ध्यान रखना है। अगर तुम्हारा जानने का इतना ही मन है तो नेट पे जाना, एफ ऑर्बिटल लिखना और गूगल इमेज देखना, तो वहाँ पे तुमको पता चल जाएगा। अपने सिलेबस में है नहीं, बस इसलिए नहीं बना रहे हैं। तो क्या ध्यान रखोगे कि 4 टाइप के ऑर्बिटल होते हैं, एस ऑर्बिटल, पी ऑर्बिटल, डी ऑर्बिटल, एफ ऑर्बिटल। ऑर्बिटल मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ये क्या था, टेक्निकल डेफिनेशन। और मैंने यहाँ पे लिखा भी हुआ है, अगर ध्यान से देखोगे तो, कि ऑर्बिटल किसको बोला जाता है, ऑर्बिटल जो है इलेक्ट्रॉन क्लाउड को बोला जाता है। अब आगे बढ़ते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अपने पास आएगा क्या, सबसेल। तो ऑर्बिटल अपन ने डिस्कस कर लिया कि इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब सबसेल क्या होता है, सबसेल कुछ नहीं है, एकदम आसान है, कलेक्शन ऑफ सिमिलर शेप्ड, कि एक ही जैसे शेप के और एक ही जैसी एनर्जी के जो ऑर्बिटल्स होते हैं उनको अपन क्या बोलते हैं, सबसेल। सॉरी, कलेक्शन ऑफ सिमिलर शेप्ड एंड सेम एनर्जी ऑर्बिटल्स। तो अच्छा, स्टार्टिंग में मैंने तुमको एक चीज बोला था कि अपने पास एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन। और अभी अपन ने एग्जांपल लिया था कि हम लोग बात कर लेते हैं किसके लिए, 118 जो एलिमेंट है उसके लिए। तो इसके बाद टोटल कितने इलेक्ट्रॉन है, 118। तो अपने पास टोटल कितने ऑर्बिटल आएंगे, इसकी सिंपली अपन बात करें तो 118 जो है इसको अपने को डिवाइड कर देना है किससे, 2 से। तो सिंपली अपने पास यहाँ पे कितने डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड निकल के आएंगे अपने पास, 59। तो नंबर वाइज अगर अपन बात करें तो इस एलिमेंट में अपने पास मिनिमम से मिनिमम भी अगर बात करें तो 59 डिफरेंट इलेक्ट्रॉन क्लाउड बनने चाहिए। अब ऑब्वियसली बात है, उसमें से कुछ स्पेरिकल शेप करेंगे, कुछ डंबल शेप करेंगे, कुछ डबल डंबल शेप करेंगे। अब हम लोग क्या कर रहे हैं कि जो ऑर्बिटल शेप में एक जैसे हैं, जिनका शेप एक जैसा है, जिनकी एनर्जी अपने पास बराबर है, उनको अलग अलग पढ़ने के बजाय उनको एक साथ पढ़ रहे हैं। और एक साथ पढ़ने के मतलब उसका अपन एक ग्रुप बना लिया है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं कि डंबल शेप के जितने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड अपने पास होंगे जिनकी एनर्जी बराबर है, उन सबको इंडिविजुअली पढ़ने के बजाय एक साथ एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं। तो जो ग्रुप अपन ने बनाया है उसी ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सबसेल। ऐसे डबल डंबल शेप के जितने भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड ऐसे हैं जो कि एनर्जी वाइज एक जैसे हैं, उनको अपन इंडिविजुअली पढ़ने के बजाय एक साथ एक ग्रुप में पढ़ रहे हैं और उसी ग्रुप को अपन क्या नाम दे रहे हैं, सबसेल। अच्छा, अब एस ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से अपने पास जो सबसेल बनेगा उसको एस सबसेल बोला जाएगा, नाम यहाँ पे वही दिया जाता है। पी ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से जो सबसेल बनेगा उसको पी सबसेल बोला जाएगा। और डी ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से जो सबसेल बनेगा उसको अपने पास डी सबसेल बोला जाएगा। और सिमिलर वे में अपने पास एफ ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से जो अपने पास सबसेल बनेगा उसको अपन बोलेंगे क्या, एफ सबसेल। तो एस ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से जो बन रहा है उसको एस सबसेल बोल रहे हैं, पी ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से पी सबसेल, डी ऑर्बिटल्स के कलेक्शन से डी सबसेल, एफ ऑर्बिटल के कलेक्शन से एफ सबसेल। अब पी सबसेल मतलब ऐसे पी ऑर्बिटल की अपन बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी बराबर है, डी सबसेल मतलब इकट्ठा अपन ऐसे डी ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी बराबर है। और यहाँ पे तुम देख भी सकते हो वापस से मैंने लिखा हुआ है कि सबसेल का मतलब क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स। और कैसे ऑर्बिटल्स का ग्रुप बनाना है, जिनकी एनर्जी बराबर है और जिनकी स्ट्रक्चर या जिनका शेप अपने पास क्या आएगा, एक जैसा आएगा। तो समझ में आना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे चाहो तो लिख लेना, एस सबसेल कलेक्शन ऑफ एस ऑर्बिटल, पी सबसेल कलेक्शन ऑफ पी ऑर्बिटल, सिमिलर वे में डी एंड एफ।
तो अपन ने डिस्कस किया ऑर्बिटल क्या है, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, सबसेल क्या है, ग्रुप ऑफ ऑर्बिटल्स जिनके एनर्जी बराबर है और जिनका शेप एक जैसा है। 2 लाइन में अपने पास सारी चीज समझी जा सकती है। अब अपन बात करेंगे किसकी, कि अपने पास जो है एजीमुथल क्वांटम नंबर जो है क्या होता है। अच्छा, इससे पहले एक और चीज अपन समझ सकते हैं कि चलो पहले इसी को पढ़ लेते हैं। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर की अगर अपन बात करें तो ये तो मैं बता ही चुका हूं कि एजीमुथल क्वांटम नंबर अपन किसके लिए बात करेंगे, सबसेल को रिप्रेजेंट करने के लिए। तो इट डिस्क्राइब एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट सबसेल्स एंड शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड अराउंड द न्यूक्लियस। कि अब की बार अपन क्या कर रहे हैं कि जो एजीमुथल क्वांटम नंबर है उसकी हेल्प से अपन जो इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट रहेगा सबसेल के अंदर या ऑर्बिटल के अंदर उसकी एनर्जी डिफाइन करने का मतलब या डिस्क्राइब करने का मतलब अपन कंपेयर कर सकते हैं। हम लोगों ने डिस्कस किया कि 4 डिफरेंट टाइप के सबसेल हो सकते हैं क्योंकि 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल है S P D F। तो अपन ये कंपेयर कर सकते हैं कि S सबसेल के लिए एनर्जी का ज़्यादा होगी या P सबसेल के लिए ज़्यादा होगी या फिर D के लिए ज़्यादा होगी या फिर F के लिए ज़्यादा होगी। तो जो 4 डिफरेंट टाइप के सबसेल हैं उसमें से कौन ज़्यादा एनर्जी का होता है, कौन कम एनर्जी का होता है, ये अपन कंपेयर कर सकते हैं। दूसरा अपन बात कर सकते हैं कि अपने पास जो है शेप ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड, तो नाम से समझ में आना चाहिए अब तो कि S सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब स्फेरिकल शेप का क्लाउड बन रहा होगा, P सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन मतलब डम्बल शेप का क्लाउड बन रहा होगा, D सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन क्लाउड मतलब डबल डम्बल शेप का क्लाउड बन रहा होगा। तो इस तरीके से अपन जो है बात करेंगे। अब अपने पास जो है एक और चीज अपन आते हैं कि हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि अपन एजीमुथल क्वांटम नंबर अलग अलग सबसेल के लिए बात करेंगे। तो मैंने बोला कि 4 डिफरेंट टाइप के अपने पास जो है सबसेल बनेंगे। इसमें अपन हमेशा S सबसेल के लिए एजीमुथल क्वांटम नंबर की वैल्यू देते हैं 0। तो एजीमुथल क्वांटम नंबर को L से रिप्रेजेंट करेंगे और S सबसेल मतलब L की वैल्यू क्या होने वाली है 0। P सबसेल के लिए जब भी बात करेंगे हमेशा L की वैल्यू अपन क्या असाइन करेंगे 1। D सबसेल की जब बात करेंगे हमेशा L की वैल्यू अपन क्या असाइन करेंगे 2। और F सबसेल की अगर अपन बात करेंगे तो L की वैल्यू हमेशा क्या असाइन करेंगे 3। तो L की जो अलग अलग वैल्यूज हैं वो अपने पास अलग अलग सबसेल को रिप्रेजेंट करता है। तो उल्टा अगर मैं तुमको बोलूं वापस से कि मेरे पास भैया एक इलेक्ट्रॉन है, उस इलेक्ट्रॉन के लिए L की वैल्यू अपने पास 3 है, इसका मतलब वो कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, F सबसेल के अंदर। कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है जिसके लिए अपने पास L की वैल्यू अपने पास 1 है, मतलब वो कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, P सबसेल। और P सबसेल से भी ज़्यादा अच्छा मैं बोल सकता हूँ कि वो डम्बल शेप का क्लाउड बनाता है। तो याद करो एकदम स्टार्टिंग में अपन ने क्या बोला था कि क्वांटम नंबर की हेल्प से अपन इलेक्ट्रॉन की लोकेशन डिफाइन कर सकते हैं, या ज़्यादा अच्छा अपन बोले कि इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कुछ कलेक्ट कर सकते हैं। तो अगर मैं तुमको एक एग्जांपल दूं कि भैया मैं तुमको ये बोल रहा हूँ कि मेरे पास एक इलेक्ट्रॉन है, उसके लिए n की वैल्यू 3 है, L की वैल्यू अपने पास 1 है, ये किस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है, ये इस चीज़ को इंडिकेट कर रहा है कि मैं जिस इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करना चाह रहा हूँ वो n=3 मतलब थर्ड सेल में प्रेजेंट है। थर्ड सेल मतलब KLM, M सेल में प्रेजेंट है, कैपिटल M। और L की वैल्यू 1 आने का मतलब कि थर्ड सेल के अंदर भी कौन से सबसेल में प्रेजेंट है, L=1 वाला सबसेल। L=1 मतलब P सबसेल। P सबसेल मतलब P ऑर्बिटल्स में होगा किसी एक में, और P ऑर्बिटल अपने पास कौन सा होता है, डम्बल शेप का क्लाउड होता है। तो इस तरीके से अपन नंबर्स की हेल्प से इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। यही अपन ने डेफिनेशन भी लिखी थी। अभी अपन ने प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर लिखा था, इसलिए मैंने इन दोनों के हिसाब से तुमको एक एग्जांपल समझा दिया कि कैसे इनको लोकेशन डिफाइन करने के लिए यूज़ करते हैं। तो सिंपली अपन 4 नंबर लिखेंगे, उससे अपन काफ़ी सारे इलेक्ट्रॉन की इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर लेंगे। यही क्वांटम नंबर होता है। ठीक है, चलो। तो ये चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी तुमको कि किस तरीके से L की क्या वैल्यू किसको रिप्रेजेंट करता है। अब वापस इसमें आते हैं अपन। हम लोगों ने बोला था, अगेन वापस स्टार्टिंग में दे जाएं कि सेल के अंदर अपने पास क्या होते हैं, एक मिनट, कि सेल के अंदर अपने पास सबसेल होता है, सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होते हैं। अब थोड़ा सा अपन ये बात करेंगे कि अगर पहला सेल है तो उसमें कितने सबसेल होंगे, दूसरा सेल है तो उसमें कितने सबसेल होंगे, तीसरा सेल है तो उसमें कितने सबसेल होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेल्स इन अ पर्टिकुलर सेल कितने होंगे, अगर इसका कोई फॉर्मूला लिखा जाए तो वो फॉर्मूला क्या होगा, तुमको याद करना है, बस मैं बता दे रहा हूँ कि क्या है। ठीक है, तो देखना अपने पास
अपने पास क्या आ रहा है कि इन अ पर्टिकुलर सेल इट मतलब एजिमुथल क्वांटम नंबर कैन हैव ऑल द इंटीग्रल वैल्यूज फ्रॉम 0 टू n-1। इसका सिंपल सा मतलब है कि एक पर्टिकुलर सेल के अंदर कौन कौन से सबसेल अपने पास होंगे वो अपन L की वैल्यू की हेल्प से पता कर सकते हैं कि एक पर्टिकुलर सेल के लिए L की जो वैल्यू रहेगी वो 0 टू n-1 रहेगी। देखो इसका मतलब क्या हुआ, मैं तुमको फॉर्मूले से भी रिलेट करा दे रहा हूं और डायरेक्ट भी रिलेट कराना सिखा दूंगा, तुमको जो दोनों में कंफर्टेबल लगे उसके हिसाब से तुम ध्यान रखना। लेकिन फॉर्मूला ध्यान रखना पड़ेगा कि L की वैल्यू कहां से कहां तक जाती है एक पर्टिकुलर सेल में 0 टू n-1। फिलहाल तो अपन इतना बात कर रहे हैं। अब मान लो कि अपने से पूछ लिया जाए कि तीसरे सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे और कौन कौन से सबसेल होंगे। सिंपल सा सवाल है। तो अगर मैं एग्जाम्पल बनाऊं कि मेरे को ये पता करना है कि n इक्वल टू 3 दैट इज तीसरे सेल के अंदर कौन कौन से सबसेल हैं, तो फॉर्मूला मैंने क्या लिखा कि L की वैल्यू निकाल लिए तो 0 टू n-1 दैट इज 3-1। तो अपन बात करेंगे 0 से लेके 2 तक। 0 से लेके 2 मतलब अपने पास L की क्या क्या वैल्यू आएगी, L की वैल्यू अपने पास आएगी 0, 1 एंड 2। तो L की 3 वैल्यू आ रही है, इसका मतलब तीसरे सेल के अंदर अपने पास 3 सबसेल होंगे। कौन कौन से, L इक्वल टू 0 S सबसेल, L इक्वल टू 1 P सबसेल, L इक्वल टू 2 D सबसेल। तो मैं एक सेल के अंदर कितने सबसेल होंगे अगर मैं ये निकालना चाह रहा हूं तो इस फॉर्मूले से L की वैल्यूज निकालूंगा। नंबर वाइज अगर बात करें तो L की कितनी वैल्यूज आ रही है वो नंबर ऑफ सबसेल बता देगा इन अ पर्टिकुलर सेल, और कौन कौन से सबसेल आएंगे तो L की क्या क्या वैल्यूज अपने को मिल रही है उसके हिसाब से अपन जो है बात कर सकते हैं। अब मैंने बोला था कि अपन डायरेक्ट भी बता सकते हैं, तो थोड़ा सा डायरेक्ट कैसे निकाला जाएगा वो तुम ध्यान से समझना। तो वापस सेम कहानी है कि तुमको लाइन से ध्यान रखने कि अपने पास जो है 4 सबसेल है S P D F। तो जैसे तुमने सेल याद कर रखा है ना K L M N O, वैसे वो तो अपने पास एक साथ आते हैं। तो इनको भी वैसे ध्यान रखना है कि अपने पास 4 सबसेल होंगे, S सबसेल, P सबसेल, D सबसेल, F सबसेल सीक्वेंस में। अब मैं तुमको एक टेबल बना के दे रहा हूँ कि मान लो कि मैंने यहाँ पे लिख दिया सेल नंबर दैट इज N, और यहाँ पे मैंने लिख दिया क्या, सबसेल, कि किसी सेल जिसकी अपन बात करें उसके अंदर कितने सबसेल्स होंगे। तो नंबर ऑफ सबसेल निकालना तो एकदम आसान है। अगर तुमसे पूछा गया कि पहले सेल के अंदर नंबर वाइज कितने सबसेल आएंगे, 1। दूसरे सेल के अंदर नंबर वाइज कितने सबसेल आएंगे, 2। तीसरे सेल के अंदर अपने पास नंबर वाइज बात करें कितने सबसेल आएंगे, 3। चौथे सेल के अंदर कितने सबसेल आएंगे, 4। तो जो अपने पास एक पर्टिकुलर सेल का सेल नंबर है उतने ही उसके अंदर क्या होने वाले हैं, सबसेल होने वाले हैं। यहाँ पे तुम देख भी सकते हो अपन ने n इक्वल टू 3 की बात की, तो n इक्वल टू 3 मतलब थर्ड सेल के लिए L की 3 वैल्यूज आ रही थी 0, 1, 2, मतलब वहाँ पे कितने सबसेल थे, 3। सेम बात मैं यहाँ पे कर रहा हूँ कि डायरेक्ट रिलेट किया जा सकता है। अब सवाल ये है कि पहले सेल के अंदर अगर एक सबसेल है, दूसरे के अंदर 2 सबसेल है, तीसरे के अंदर 3 सबसेल है, तो भैया वो 3 सबसेल कौन कौन से कैसे पता करेंगे, क्या L की वैल्यू निकालनी पड़ेगी, नहीं। इसलिए मैं तुमको बोला था कि सीक्वेंस में तुमको ध्यान रखना है, ये रिलेट करने का तरीका है। अब पहला सेल अगर अपने पास बात हो रही है कि फर्स्ट सेल की अगर अपन बात करें तो वहां पे जैसे मैंने बताया कि एक सबसेल होगा तो कौन सा होगा, तुमको हमेशा स्टार्टिंग से लेना है, मतलब S से लेना है कि पहले सेल के अंदर एक सबसेल है तो वो S ही होगा, दैट इज 1S। दूसरे सेल की अगर अपन बात करें तो दूसरे सेल के अंदर अपने पास 2 सबसेल होंगे, कौन कौन से, वापस S से स्टार्ट करेंगे, दैट इज S एंड P। तो दूसरे सेल के अंदर अपने पास जो है, एक मिनट, पहले सेल के अंदर आएगा कौन सा, S। दूसरे सेल के लिए बात करें तो S एंड P। तीसरे सेल की बात करें तो 3 सबसेल होंगे, कौन कौन से 3 सबसेल होंगे, तो पहला कौन था, S, दूसरा कौन था, P, तीसरा कौन था, D। इसीलिए बोला था कि तुमको लाइन से ध्यान रखने हैं। तो पहला अपने पास आ जाएगा S, दूसरा अपने पास आ जाएगा P, तीसरा अपने पास आ जाएगा क्या, D। ऐसे अगर अपन बात करें फोर्थ सेल, आखिरी एग्जांपल ले लेते हैं, तो फोर्थ सेल के अंदर कितने सबसेल आएंगे, 4। कौन कौन से, फोर्थ के अंदर अपने पास 4 आएंगे, तो S आएगा, P आएगा, D आएगा और कौन आएगा, F आएगा।
तो पहले सेल के अंदर एक S से स्टार्ट किया, दैट इज S, दूसरे सेल के अंदर 2 तो S एंड P, तीसरे सेल के अंदर 3 तो S P D, चौथे सेल के अंदर 4 तो चारों आ जाएंगे S P D F। तो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं। अब एक और दिक्कत यहाँ पे आती है, क्या दिक्कत आती है कि अगर मैं S सब सेल की बात कर रहा हूँ तो पहले सेल में भी S है, दूसरे में भी S है, तीसरे में भी S है और चौथे में भी S है, तो S सब सेल तो हर जगह आ रहा है। तो इनको डिफ्रेंशिएट कैसे करेंगे? तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन ऐसा लिखते हैं कि पहले सेल का S 1S, दूसरे सेल का S 2S, तीसरे सेल का S 3S, चौथे सेल का S 4S। तो पहले सेल के S को 1S लिखेंगे, दूसरे सेल के S को 2S लिखेंगे, तीसरे सेल के S को 3S लिखेंगे, चौथे सेल के S को 4S लिखेंगे। पहले सेल में कोई P सब सेल नहीं था, लेकिन दूसरे सेल के अंदर अपन बोल रहे हैं कि P सब सेल है, तो दूसरे सेल का P 2P, तीसरे सेल का P 3P, चौथे सेल का P 4P। ऐसे ही पहले और दूसरे में कोई D नहीं था, लेकिन तीसरे में D आ रहा है, तो तीसरे सेल का D 3D, चौथे सेल का D 4D। ऐसे चौथे सेल में F आ रहा है, तो चौथे सेल का F, आगे 4 से बढ़ोगे तो फिफ्थ सेल में 5F, सिक्स सेल में 6F। तो ऐसे अपन बात कर सकते हैं थेरेटिकली। तो ये अपने पास अपन ने रिलेट किया कि कौन कौन से सबसेल होंगे और उनको किस तरीके से नोटेशन दिया जाएगा। अब अगर मैं तुमसे एक दो सवाल पूछूं कि मेरे पास जो 7p सबसेल हैं, तो ये 7p सबसेल किस चीज़ को बता रहा है? ये इस चीज़ को बता रहा है कि p सबसेल की बात हो रही है, मतलब इसके अंदर जिन इलेक्ट्रॉन्स की बात होगी वो डंबल शेप का क्लाउड बनाएंगे, और कौन से सेल के अंदर प्रेजेंट है? फोर्थ सेल के अंदर, सॉरी 7th सेल के अंदर प्रेजेंट है। अगर मैं तुमसे बात करूं क्या 5D, तो 5D का मतलब अपने पास क्या हुआ कि फिफ्थ सेल के अंदर D सबसेल की बात हो रही है, तो उसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन रहेंगे वो कौन सा क्लाउड बनेंगे? डबल डंबल शेप का। तो ऐसे अपन सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दे रहे हैं, उससे अपन इंफॉर्मेशन इकट्ठा कर रहे हैं। स्टार्ट ही अपन ने यहीं से किया था कि क्वांटम नंबर का पर्पस ही यही कि अपन नंबर्स की हेल्प से इलेक्ट्रॉन के बारे में इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर पाए। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब आगे अगर अपन बढ़े तो आगे अपने पास देखो क्या है कि ऑर्डर ऑफ एनर्जी। अच्छा, इसमें सिंपली ये बात करना चाह रहा है, देखो हम लोगों ने स्टार्टिंग में लिखा था कि अपन एनर्जी के बारे में बात कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन के लिए, कि एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन है, मैंने बीच में बोला भी था कि S के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, P के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, D के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, F के अंदर इलेक्ट्रॉन हो, तो उनकी एनर्जी अपन आपस में कंपेयर कर सकते हैं। तो उसी की बात हो रही है कि अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन S और सबसेल में है, या फिर P सबसेल में, या D सबसेल में, या F सबसेल में, तो कहाँ पे अपने पास एनर्जी उसकी ज़्यादा होगी? तो थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि S सबसेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसकी एनर्जी सबसे कम होती है, उससे ज़्यादा P की होगी, P से ज़्यादा D की होगी, D से ज़्यादा अपने पास F की होगी। तो ये तुमको थोड़ा सा डायरेक्ट ध्यान रखना पड़ेगा कि S सबसेल या S ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी सबसे कम होती है, F सबसेल या फिर F ऑर्बिटल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या होती है? सबसे ज़्यादा होती है। या थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर सकते हो तुम, मैं एक तरीके से रिलेट करवा देता हूँ। देखो अपने पास जो S P D है, अगर मैं इन सबसेल्स के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनकी बात करूँ, तो एक पर्टिकुलर सेल के अंदर अगर अपन S ऑर्बिटल की बात करें तो S ऑर्बिटल साइज वाइज क्या होता है? सबसे छोटा होता है। ये बात हमेशा ट्रू है कि एक स्पेसिफिक सेल की अपन बात कर रहे हैं तो उसके अंदर जो S ऑर्बिटल रहेगा वो साइज वाइज सबसे छोटा रहेगा। P ऑर्बिटल अपने पास साइज वाइज जो है S से तो बड़ा होता है, ये P ऑर्बिटल हो गया डबल शेप, और D ऑर्बिटल एज कंपेयर टू S और एज कंपेयर टू P बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। इनकी साइज में अगर तुम देखोगे तो अपने पास सिग्निफिकेंट जो है डिफरेंस होता है। तो S ऑर्बिटल अपने पास साइज वाइज सबसे छोटा है, P ऑर्बिटल उससे बड़ा है, और D ऑर्बिटल अपने पास जो है P से भी बड़ा रहेगा, और F ऑर्बिटल अपन बनाते नहीं है लेकिन साइज वाइज वो D से भी बड़ा रहेगा। तो अभी मैंने तुमको क्या बोला कि S ऑर्बिटल के अंदर या S सबसेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी अपने पास क्या होती है? सबसे कम होती है। तो इसको थोड़ा सा ऐसे रिलेट कर लो। अपन ने बोला था कि पहला सेल के अंदर इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम होगी, तो पहला सेल न्यूक्लियस के पास है। सिमिलर वे में S ऑर्बिटल भी न्यूक्लियस के पास है, तो वहाँ पे एनर्जी कम है।
मतलब जैसे जैसे अपन न्यूक्लियस से दूर जाते हैं वैसे वैसे एनर्जी क्या होती जाती है, बढ़ती जाती है। तो p ऑर्बिटल न्यूक्लियस से थोड़ा सा और ज़्यादा दूर रहेगा तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। d ऑर्बिटल अपने पास जो है इन तीनों में सबसे ज़्यादा दूर है तो एनर्जी और ज़्यादा हो जाएगी। f ऑर्बिटल और ज़्यादा दूर हो जाएगा तो एनर्जी उसमें इलेक्ट्रॉन की और ज़्यादा हो जाएगी। तो ये मैंने रिलेट करवाने के लिए थोड़ा सा कि तुम भूलो नहीं ऐसे बता दिया। और इससे एक इन्फॉर्मेशन अपने को और याद होगी कि साइज ऑफ डिफरेंट ऑर्बिटल्स की अगर अपन बात करें तो वो इस तरीके से अपन बात कर सकते हैं कि s ऑर्बिटल साइज वाइज सबसे छोटा होता है, f ऑर्बिटल साइज वाइज अपने पास क्या होता है, बड़ा होता है, और एज कम्पेयर टू s एंड p d और f की जो साइज होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। चलो मतलब वहाँ पे सिग्निफिकेंट डिफरेंस होता है। तो ये एनर्जी का बात हो गया। अब आखिरी एक पॉइंट इसमें बचा, हम लोगों ने बोला कि सबसेल होता क्या है, कलेक्शन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब अगर मैं कलेक्शन बना रहा हूँ तो उसमें कितने ऑर्बिटल हैं, 3 हैं, 5 हैं, 7 हैं, नंबर भी तो होगा ना कुछ। तो वो नंबर कैसे निकालेंगे, उसके लिए अपने पास फॉर्मूला आता है कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, कि किसी पर्टिकुलर सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल अपने पास होंगे। अगर तुमको नंबर पता करना है तो फॉर्मूला है अपने पास क्या, 12+1। तो जैसे अपने पास अगेन एक एग्जांपल अपन लें कि तुमसे ये पूछ लिया जाए कि डी सबसेल के अंदर अपने पास कितने ऑर्बिटल हैं। तो जैसे ही डी सबसेल बोला जाए तुम्हारे माइंड में आना चाहिए कि एल की वैल्यू अपने पास कितनी है, 2, और ऑर्बिटल्स कितने होंगे। अगर अपने को इसकी बात करनी है तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स निकालने के लिए फॉर्मूला है 12+1। तो क्या हो जाएगा, 2 × 2+1 दैट इज अपने पास कितने ऑर्बिटल आ जाएंगे, 5। तो 5 ऑर्बिटल्स अपने पास प्रेजेंट होते हैं डी सबसेल के अंदर। तो जब भी मैं डी सबसेल की बात करूंगा मतलब 5 ऑर्बिटल्स की इकट्ठे बात कर रहा हूं, और पांचों ऑर्बिटल्स ऐसे हैं जिनकी एनर्जी अपने पास क्या है, बराबर है। तो हमेशा डी सबसेल मतलब 5 ऑर्बिटल्स का कलेक्शन। ऐसे पी सबसेल की बात करें, अब थोड़ा सा डायरेक्ट देख लेते हैं। तो पी सबसेल की जब बात करेंगे तो एल की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1। तो 2l+1 कितना आ जाएगा, 3। तो जब भी p सबसेल की अपन बात करते हैं मतलब वहाँ पे 3 ऑर्बिटल्स की अपन इकट्ठे बात कर रहे हैं, और तीनों ऑर्बिटल ऐसे हैं जिनकी एनर्जी अपने पास क्या होने वाली है, बराबर होने वाली है। ऐसे अपन f सबसेल की बात करेंगे तो f सबसेल मतलब अपने पास l की वैल्यू 3 हो जाएगी। तो 2l+1 तो 2 × 3+1 तो कितने आ जाएंगे, 7। तो जब भी मैं f सबसेल की बात करता हूँ मतलब मैं इकट्ठे 7 ऑर्बिटल की बात कर रहा हूँ जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। तो एक सबसेल के अंदर कितने ऑर्बिटल होंगे वो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। अच्छा आखिरी अपने पास एस सबसेल रह गया। एस सबसेल के लिए एल की वैल्यू 0 होती है, तो 2 × 0+1 मतलब क्या आएगा, एक ऑर्बिटल। तो एस सबसेल मतलब वहाँ पे खाली एक ऑर्बिटल है। तो कभी भी मैं एस सबसेल की बात करता हूँ, चाहे 1s हो, चाहे 2s हो, चाहे 3s हो, चाहे 4s हो, मतलब इन सब के अंदर एक एक ऑर्बिटल ही प्रेजेंट है। अगर मैं p सबसेल की बात करता हूँ, चाहे 2p हो, चाहे 3p हो, चाहे 4p हो, चाहे 5p हो, मतलब अपन इकट्ठे 3 ऑर्बिटल की बात कर रहे हैं जिनके एनर्जी और जिनका शेप अपने पास क्या है, एक जैसा है। कभी भी मैं d सबसेल की बात करता हूँ, चाहे 3d हो, चाहे 4d हो, चाहे 5d हो, मतलब अपन 5 ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी क्या है, बराबर है। कभी भी मैं f सबसेल की बात करता हूँ, चाहे 4f हो, चाहे 5f हो, मतलब इकट्ठे अपन क्या कर रहे हैं, 7 ऑर्बिटल्स की बात कर रहे हैं जिनकी एनर्जी अपने पास क्या है, बराबर है। अच्छा किसी के मन में ये भी सवाल आ सकता है कि सर 2p सबसेल के अंदर भी 3 ऑर्बिटल है, 3p सबसेल के अंदर भी 3 ऑर्बिटल है, तो डिफरेंस क्या है दोनों में। डिफरेंस है कि 2p सबसेल के जो 3 ऑर्बिटल रहेंगे वो साइज वाइज छोटे रहेंगे, और 3p सबसेल के जो अपने पास रहेंगे वो साइज वाइज बड़े रहेंगे, और एनर्जी भी 2p वालों की कम रहेगी, 3p वालों की अपने पास ज़्यादा रहेगी। क्योंकि अपने पास अगर मैं ये बोल रहा हूँ कि 2p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल है, मतलब तुमको 3 ही ऑर्बिटल डबल शेप के हमेशा ऐसे मिलने वाले हैं जिनकी एनर्जी बराबर होने वाली है। ऐसे में बोल रहा हूँ कि डी सबसेल के अंदर हमेशा 5 ऑर्बिटल अपने पास आएंगे, मतलब इलेक्ट्रॉन क्लाउड 5 ही तुमको ऐसे मिलेंगे जिनकी एनर्जी अपने पास बराबर है और वो अपने पास कंपेरेबल साइज के हैं। तो अपने पास क्या है, इस तरीके से अपन नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स पता कर सकते हैं। अब नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें अगर अपन बात करें तो आएगा क्या, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो हम लोगों ने लिख लिया, चलो मैं एक टेबल बना देता हूं ताकि अपन रिलेट कर लें।
एक मिनट यहाँ पर लिख लेते हैं कि एस सबसेल मतलब अपने पास एक ही ऑर्बिटल की बात हो रही है, तो खाली एक ऑर्बिटल की बात हो रही है। पी सबसेल मतलब अपने पास खाली 3 ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। डी सबसेल मतलब अपने पास कलेक्शन ऑफ 5 ऑर्बिटल्स, तो 5 ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। और एफ सबसेल मतलब अपने पास आ जाएगा क्या, कलेक्शन ऑफ 7 ऑर्बिटल्स, मतलब इकट्ठे अपने पास जो हैं 7 ऑर्बिटल्स की बात हो रही है। तो इस तरीके से अपने पास जो है अलग अलग अपन ने कलेक्शन बनाया और उसके हिसाब से अपन बात कर रहे हैं। अब हम लोगों ने लिखा था कि सेल के अंदर सबसेल होगा, अपन ने समझा सबसेल के अंदर ऑर्बिटल्स होंगे, ये भी अपन ने निकाला कि कितने ऑर्बिटल होंगे। अब जो ये ऑर्बिटल्स अपने पास आ रहे हैं इनको भी तो डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन एक नंबर दे रहे थे, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो जैसे पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं, तो इन तीनों ऑर्बिटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर लेके आएंगे और 3 वैल्यूज अपन जो है एम की लेके आएंगे। ऐसे डी सबसेल के अंदर मैं बोल रहा हूँ कि 5 ऑर्बिटल्स हैं, तो इन पांचों ऑर्बिटल्स को डिफ्रेंशिएट करने के लिए अपन एम की जो है 5 वैल्यू लेके आएंगे। और ऐसे एफ सबसेल के अंदर जो 7 ऑर्बिटल है इनके लिए अपन 7 अलग अलग वैल्यूज लेके आएंगे जिनको अपन असाइन करेंगे। और एस सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है तो वहाँ पे एम की एक वैल्यू रहेगी। तो सिंपली तुम ये भी ध्यान रख सकते हो कि किसी पर्टिकुलर सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल्स हैं उनके लिए अपन एम की वैल्यू असाइन करेंगे, तो जितने ऑर्बिटल उस सबसेल में आते हैं उतनी ही अपने पास क्या होगी, एम की वैल्यूज होगी। मतलब पी सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल तो 3 एम की वैल्यूज, डी सबसेल के अंदर 5 ऑर्बिटल तो 5 एम की वैल्यू, एफ सबसेल के अंदर 7 ऑर्बिटल तो 7 एम की वैल्यू, और एस सबसेल के अंदर 1 ऑर्बिटल तो एम की 1 वैल्यू। अब कैसे एम की वैल्यू लिखी जाती है और मैग्नेटिक क्वांटम नंबर से और क्या क्या पता चलेगा वो अपन डिस्कस करेंगे। तो अगला अपने पास क्या है, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर। तो मैग्नेटिक क्वांटम नंबर किस चीज को डिस्क्राइब करता है, ये डिस्क्राइब करता है ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स। अब इसका क्या मतलब है अभी अपन डिस्कस करेंगे। तो इट डिस्क्राइब्स ओरिएंटेशन ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, कि एक सबसेल के अंदर जो डिफरेंट ऑर्बिटल्स हैं उनके ओरिएंटेशन को अपन मैग्नेटिक क्वांटम नंबर के हिसाब से डिस्कस कर सकते हैं। आएंगे ओरिएंटेशन में, अभी मैं खाली पढ़ दे रहा हूं। अब ये बोल रहा है कि अपने पास किसी पर्टिकुलर सबसेल के लिए जो m की वैल्यू अपने पास होती है वो -L से लेके +L तक होती है इंक्लूडिंग 0। अब ये मैंने क्या लिख दिया, ये मैंने कुछ नहीं लिखा है। हम लोगों ने अभी डिस्कस किया था कि एक सबसेल के अंदर जितने ऑर्बिटल होंगे उतने ही m की वैल्यूज आएगी, नंबर वाइज अपन बात कर रहे थे। अब कौन कौन सी m की वैल्यू आएगी उसके लिए अपने पास फॉर्मूला है -L से लेके +L। तो m की वैल्यू अपने पास -L से लेके +L तक वेरी करती है। फॉर एग्जाम्पल p सबसेल की अगर अपन बात करें, कि अपने पास क्या है, p सबसेल है। हम ये डिस्कस कर चुके हैं कि p सबसेल के अंदर क्या होते हैं, 3 ऑर्बिटल्स होते हैं। 3 ऑर्बिटल्स के लिए अपने को m की कितनी वैल्यूज चाहिए होगी, 3 वैल्यूज। अब अगर वो m की 3 वैल्यूज तुमको देखना है कि कौन कौन सी होगी, उसके लिए फॉर्मूला है -L to +L। तो अपने पास l की वैल्यू p सबसेल की बात कर रहे तो कितना होगा, 1। मतलब यहाँ पे m कहाँ से कहाँ तक जाएगा, -1 से लेके +1 तक। m की वैल्यू -1 से +1 तक जाने का मतलब ये हुआ तुमको नंबर स्केल में देखना है कि m अपने पास क्या क्या हो सकता है, -1 हो सकता है, 0 हो सकता है, +1 हो सकता है। तो पूरी कहानी ये है कि जो p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल हैं उनके लिए 3 m की वैल्यू इस फॉर्मूले से निकालें तो ये अपने पास आएगी -1, 0, +1। तो तीनों में से किसी एक को अपन -1 असाइन करेंगे, किसी एक को अपन 0 असाइन करेंगे, किसी एक को +1 असाइन करेंगे। अच्छा एक और चीज़ नोटिस करो, अपन हर बार नंबर के साथ साथ एक सिंबल भी तो दे रहे हैं। मैंने बोला n = 1 पहला सेल, उसको सिंबल दे रहे हैं कैपिटल के। n = 3 मतलब थर्ड सेल, उसको सिंबल अपन दे रहे हैं कैपिटल M। तो वैसे ही अपन ने यहाँ पे बोला कि 3 ऑर्बिटल्स के लिए 3 वैल्यू है, m = -1, m = 0, m = +1। तो यहाँ पे 3 ऑर्बिटल को 3 अपन अलग अलग सिंबल भी देंगे। तो जो 3 p ऑर्बिटल होते हैं उनको लिखा जाता है, एक को px, एक को लिखा जाता है py और एक को लिखा जाता है pz।
तो 3 p ऑर्बिटल कौन से होंगे, px, py, pz। ये सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन हो गया। क्या ये किसी चीज को इंडिकेट करता है, एक्स वाई जेड? बिल्कुल इंडिकेट करता है, अपन आगे डिस्कस करेंगे, लेकिन अभी तुमको एज अ सिंबल बात करनी है। तो 3 p ऑर्बिटल के लिए सिंबल हो गया px, py, pz। अच्छा, अगर 2p सबसेल होगा तो 2px, 2py, 2pz। 5p सबसेल होगा तो 5px, 5py, 5pz। तो जो सेल के अंदर जिस सबसेल की बात हो रही है उसके हिसाब से अपन बात कर सकते हैं कि फिफ्थ सेल का p सबसेल है तो उसके अंदर 3 ऑर्बिटल 5px, 5py, 5pz। सेकंड सेल का p सबसेल है तो 3 p ऑर्बिटल कौन कौन से आएंगे उसके अंदर, 2px, 2py, 2pz। अब तुम रिलेट कर पा रहे हो कि सेल के अंदर कौन सा सबसेल होगा, सबसेल के अंदर कौन सा ऑर्बिटल होगा। कि सेकंड सेल के अंदर 2 सबसेल है, 2s एंड 2p। 2p के अंदर 3 ऑर्बिटल है, कौन से, 2px, 2py, 2pz, ऐसा, ठीक है। तो इस तरीके से अपन बात करेंगे। अच्छा, अब जो अपन ने यहाँ पे बोला था कि अपन ओरिएंटेशन की बात कर सकते हैं, तो बेसिकली ओरिएंटेशन को अपन बताने के लिए ही ऐसा सिंबल दे रहे हैं px, py, pz। लेकिन उससे पहले एक चीज अपन देख लेते हैं जो मेरे को ध्यान आ रही है कि जैसे अपन ने डिस्कस किया कि p सबसेल के अंदर 3 ऑर्बिटल, m की 3 वैल्यू आएगी -1, 0, +1। वैसे s सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल है उसके लिए m की क्या वैल्यू रहेगी, d सबसेल के अंदर क्या रहेगी और f सबसेल के अंदर क्या रहेगी। तो मैं थोड़ा सा डायरेक्ट बताने वाला हूँ, तो ध्यान देना कि अगर अपन बात करें किसकी, d सबसेल, तो d सबसेल मतलब अपने पास 5 ऑर्बिटल्स है। 5 ऑर्बिटल्स के लिए तुमको m की 5 वैल्यू चाहिए, तो m की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक जाती है, -L2 + L। तो d मतलब क्या हो गया, L = 2, तो -2 से +2। -2 से +2 का मतलब क्या हो गया, -2, -1, 0, +1, +2। तो 5 जो d ऑर्बिटल्स हैं एक d सबसेल के अंदर, उनके लिए m की 5 वैल्यू होती है -2, -1, 0, +1, +2। अच्छा, सिंबल भी अपन देंगे, तो अभी सिंबल डायरेक्ट ध्यान रखो, फिर इनको मैं रिलेट करवा दूंगा कि कैसे रिलेट करना है। तो जो ये 5 ऑर्बिटल्स हैं इनके लिए अपने पास सिंबल होता है, एक को अपन बोलते हैं dxy, एक को अपन बोलते हैं dyz, एक को अपन बोलते हैं dzx। किस चीज़ को इंडिकेट करता है, मैं बार बार बोल रहा हूँ कि आगे डिस्कस करेंगे, अभी खाली एज अ सिंबल ध्यान रखो। बाकी दो अपने पास होते हैं कौन कौन से, dx² - y² और एक अपने पास आता है क्या, dz²। तो ऐसे 5 d ऑर्बिटल की बात होगी। अगला अपने पास f सबसेल, तो f सबसेल की अगर अपन बात करें तो f सबसेल अपने पास कितने ऑर्बिटल हैं, 7 ऑर्बिटल्स। इन 7 ऑर्बिटल्स के लिए m की वैल्यूज अगर लिखी जाएगी तो -L2 + L, f मतलब l कितना हो गया, 3, तो -3 से +3। -3 से +3 कौन कौन सी वैल्यू आएगी, -3, -2, -1, 0, +1, +2, +3। अच्छा, ये सिर्फ 3 नहीं लिखना है, प्लस यहाँ पे लिखा जाता है, ठीक है, ऐसे जनरली लिखते हैं। तो ये हो गया अपने पास 7 वैल्यूज। अब 7 ऑर्बिटल के लिए 7 सिंबल क्या रहेंगे, जैसे स्टार्टिंग बोला कि f ऑर्बिटल के बारे में या f सबसेल के बारे में उतना डीप में अपने को नहीं जाना है, तो यहाँ पे 7 f ऑर्बिटल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे उसके बारे में बात अपन नहीं कर रहे हैं और ना ही तुमसे पूछा जाएगा, ठीक है। आखिरी अपने पास जो है s सबसेल है, कि s सबसेल की अगर अपन बात करें तो यहाँ तो अपन ने बोला है कि s सबसेल मतलब एक ही ऑर्बिटल रहेगा और उसके लिए m की क्या वैल्यू होगी, तो एक ऑर्बिटल है तो एक ही m की वैल्यू आएगी, कहाँ से कहाँ तक, -L से +L। s सबसेल के लिए l क्या होता है, 0, मतलब -0 से +0, तो एक तरीके से 0 ही होगा। अपन 0 को नेगेटिव भी लेते हैं, पॉजिटिव भी लेते हैं। तो s सबसेल के अंदर जो ऑर्बिटल हैं उसके लिए m की वैल्यू हमेशा क्या होगी, 0 होगी। तो अपन इस तरीके से क्या कर सकते हैं, -L से +L ये फॉर्मूला यूज़ करके m की अलग अलग वैल्यू निकाल सकते हैं अलग अलग सबसेल के लिए। नेक्स्ट अपने पास जो है इसमें अपन बात करेंगे वही ओरिएंटेशन के बारे में, कि जैसे अपन बोल रहे हैं कि s ऑर्बिटल अपने पास हैं, तो s ऑर्बिटल का ओरिएंटेशन से क्या मतलब है, या p सबसेल के अंदर जो 3 p ऑर्बिटल है उनसे ओरिएंटेशन का क्या मतलब है, ऐसे d सबसेल के लिए अपन जो है बात करेंगे। तो ध्यान से समझना, पहले अपन p से स्टार्ट करते हैं, इसमें ज़्यादा अच्छे से तुम रिलेट कर पाओगे। हम लोगों ने बोला कि p सबसेल मतलब 3 ऑर्बिटल्स का अपने को कलेक्शन बनाना है और 3 ऑर्बिटल्स अपने को ऐसे लेने कि तीनों की एनर्जी अपने पास क्या होगी, बराबर होगी।
और अभी अभी मैंने बोला कि उसमें से एक को अपन पी एक्स बोलेंगे, एक को पी वाई बोलेंगे, एक को अपन पी जेड बोलेंगे। तो ये तीन ऑर्बिटल जिनकी मैं एक साथ इकट्ठा बात कर रहा हूँ, ये तीनों ऑर्बिटल अपने पास एनर्जी एक जैसा रखेंगे, इन तीनों की साइज भी अपने पास कंपेरेबल होगी। बस एक चीज़ का डिफरेंस रहेगा कि एक ऑर्बिटल एक्स के अलोंग रहेगा, दैट इज एक्स एक्सिस के अलोंग, एक ऑर्बिटल अपने पास वाई एक्सिस के अलोंग रहेगा और एक ऑर्बिटल अपने पास जो है जेड एक्सिस के अलोंग रहेगा। तो जो ओरिएंटेशन की अपन बात कर रहे हैं तो वहाँ पे अपन यही बताना चाह रहे हैं कि कौन सा ऑर्बिटल किस डायरेक्शन में अपने पास जो है प्रेजेंट है। तो अच्छा, एक और चीज़ तुम सोच सकते हो कि अगर तीनों ऑर्बिटल अपने पास एक ही एक्सिस के लॉन्ग आते तो आपस में ओवरलैप कर जाते, तो फिर तो अपन उनको डिफ्रेंशिएट कर ही नहीं पाते, तो उनको अलग अलग पढ़ने के बजाय फिर तो एक ही पढ़ा जाता। तो अगर मैं तीन अलग अलग की बात कर रहा हूँ, मतलब एक जैसे इलेक्ट्रॉन क्लाउड है लेकिन वो तीन अलग अलग डायरेक्शन में, इसलिए अपन उनको अलग अलग बोल रहे हैं और अलग अलग तरीके से रिप्रेजेंट किया जा रहा है। ठीक है, तो अपने पास जो है तीन पी ऑर्बिटल होंगे हमेशा, एक पी एक्स, एक पी वाई और एक पी जेड। अब नाम से तुम स्ट्रक्चर रिलेट कर सकते हो कि पी एक्स मतलब एक्स के लॉन्ग डंबल है, पी वाई मतलब वाई के लॉन्ग डंबल है, पी जेड मतलब जेड के लॉन्ग डंबल है। अच्छा, हम लोगों ने बोला कि एस सबसेल की बात होगी तो अपने पास एक ही ऑर्बिटल है, तो एस ऑर्बिटल मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि स्पेरिकल होता है। अब स्पेरिकल अगर होता है तो स्पेयर तो अपने पास हर जगह प्रेजेंट है या हर एक्सिस के लॉन्ग प्रेजेंट है, तो यहाँ पे अपने पास जो है अपन बोल सकते हैं कि शेप अपने पास जो है स्पेरिकल होगा और एक सबसेल के अंदर एक ही एस ऑर्बिटल होता है। तो यहाँ पे ज़्यादा डिस्कशन को बचता नहीं है। आखिरी अपने पास क्या है, डी सबसेल। तो डी सबसेल के अंदर अपन ने बोला कि 5 ऑर्बिटल्स होंगे। अब ये पांचों ऑर्बिटल्स को अपने रिप्रेजेंटेशन दिया था कैसा, डी एक्स वाई, डी वाई जेड, डी जेड एक्स। पहले मैं इन तीनों की बात करता हूँ, थोड़ा सा रिलेट करना कि अगर मैं बात करता हूँ कि तुमको डी एक्स वाई बनाना है तो तुमको ज़्यादा अच्छा रहेगा कि सिंबल तुम याद कर लो और उससे अपन जो है ऑर्बिटल डायग्राम बनाए। तो डी एक्स वाई मतलब अपने पास एक तो वाई एक्सिस यूज़ होने वाली है और एक अपने पास जो है एक्स एक्सिस यूज़ होने वाली है। तो प्लेन तुमको लेना है पेपर वाला, उसमें एक एक्सिस तुमको वाई मान लेना है, एक एक्सिस तुमको एक्स मान लेना है। सिमिलर वे में जब अपन डी वाई जेड की बात करेंगे तो एक एक्सिस को वाई मान लो, एक को जेड मान लो, और जब अपन डी जेड एक्स की बात करेंगे तो एक एक्सिस को तुम जेड ले लो और एक को क्या ले लो, एक्स ले लो। अब कुछ नहीं करना है, एक्सिस तुमने जो है जो रिप्रेजेंटेशन है उसके हिसाब से सेलेक्ट करनी है पेपर के प्लेन में, और सिंपली डी सबसेल मतलब अपने पास डबल डंबल होगा। अब डबल डंबल जो आएगा इन तीनों में एक्सिस के बीच में आता है, तो इस तरीके से अपने पास 2 डंबल बनेंगे एक्सिस के बीच में। तो एक्सिस अगर अपने पास एक्स और वाई है तो वहाँ पे अपन बोल दे रहे हैं डी एक्स वाई, सिमिलर वे में डी वाई जेड, सिमिलर वे में डी जेड एक्स। तो ये अपने पास अगर देखोगे तो वाई और जेड के बीच में अपने पास जो है 2 डंबल बना है, इसलिए अपन इसको डी वाई जेड बोल रहे हैं। इसमें अपने पास क्या है, परपेंडिकुलर प्लेन में बना रहा है, तो इसने एक एक्सिस अपने पास लिया वाई और एक एक्सिस अपने पास लिया क्या, एक्स। तो अपने पास एक्स और वाई एक्सिस के बीच में जो है डबल डंबल बनाया है, इस वजह से अपने पास ये क्या हो गया, डी एक्स वाई। और लास्ट वाले में अगर अपन देखेंगे तो 2 एक्सिस, एक अपने पास जेड लिया है, एक अपने पास जो है एक्स लिया है, और एक्स और जेड के बीच में डंबल बनाया, इसलिए अपने पास क्या हो गया, एक्स जेड। तो थोड़ा सा 3D में इसने दिखाने की कोशिश की, लेकिन अपने को जब भी रिप्रेजेंटेशन की बात होगी तो प्लेन में 2 एक्सिस लेके उसके हिसाब से बात करनी है। ठीक है, यहाँ पे अलग से दिखाया गया अपने पास कि कैसे अपने पास डी ऑर्बिटल दिखेगा, डबल डंबल। नेक्स्ट अपने पास जो है बाकी जो 2 डी ऑर्बिटल हैं उसमें एक अपने पास होता है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक अपने पास होता है डी जेड स्क्वायर। ये थोड़ा सा अलग होता है। अलग क्या होता है, देखो ड्रॉ तो तुमको वैसे ही करना है कि डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में जो 2 कोऑर्डिनेट इन्वॉल्व हो रहे हैं, एक अपने पास जो है वाई कोऑर्डिनेट है, एक अपने पास एक्स कोऑर्डिनेट है। तो जैसे मैंने पहले बोला कि प्लेन के अंदर अपने पास एक एक्सिस को अपन एक्स मान लेंगे और एक को अपन क्या मान लेंगे, वाई मान लेंगे। अब इससे पहले अपन क्या कर रहे थे, जब डबल डंबल बना रहे थे तो एक्सिस के बीच में बना रहे थे। बस डिफरेंस खाली इतना सा है कि जब डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर की बात होगी तो डबल डंबल तो बनेगा, लेकिन अपने पास जो है एक्सिस के ऊपर ही बनेगा। तो एक एक्स एक्सिस के लॉन्ग और एक अपने पास वाई एक्सिस के लॉन्ग। तो डी एक्स वाई में क्या था, एक्स और वाई एक्सिस के बीच में डंबल था, और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में क्या है, एक्स और वाई एक्सिस के लॉन्ग डंबल है।
लास्ट अपने पास क्या है, डी जेड स्क्वायर। तो डी जेड स्क्वायर थोड़ा सा अलग होता है, ये डायरेक्ट तुमको ध्यान रखना पड़ेगा। यहाँ पे पहली चीज़ तो दो डंबल नहीं होते हैं, यहाँ पे एक रिंग होती है और एक अपने पास क्या होता है, डंबल होता है। ये देख सकते हो इसने रिंग दिखाई है, तो ये रिंग अपने पास होती है, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, इन एक्स वाई प्लेन। तो रिंग इन एक्स वाई प्लेन, और ये अपने पास जो है डंबल होता है अलोंग जेड एक्सिस, डंबल अलोंग जेड एक्सिस। तो ये पूछा जाता है कि डी जेड स्क्वायर में रिंग कौन से प्लेन में है और डंबल जो है कौन सी एक्सिस के अलोंग है। तो देखो रिप्रेजेंटेशन में जेड आ रहा है तो रिलेट कर सकते हो कि डंबल जेड के अलोंग रहेगा, बाकी दो एक्सिस से एक्स वाई प्लेन बनेगा, उसमें अपने पास क्या आएगी, रिंग आएगी। अब ये दिखता कैसा, देखो इसने वैसे दिखाने की कोशिश की कि अपने पास ये प्लेन में रिंग आ रही है, डंबल का आधा पार्ट ऊपर है, आधा पार्ट अपने पास क्या है, नीचे है। या इसको अपन एक और तरीके से देख सकते हैं कि तुम इसको मान लो कि ये अपने पास क्या है, रिंग है, तो बीच में रिंग रहेगी और डंबल का आधा पार्ट जैसे मैंने पहले दिखाया था ऊपर, और आधा पार्ट अपने पास क्या रहेगा, नीचे रहेगा। तो इसको तुमको क्या करना है, अज्यूम करना है कि अपने पास रिंग है और डंबल का आधा पार्ट ये मेरा हाथ मान के चलना है ये, और आधा पार्ट अपने पास नीचे आ जाएगा। ठीक है, तुम भी करके देख सकते हो ऐसा। तो ये अपने पास हो गया। अब ये था कि 5 डी ऑर्बिटल में से 3 एक्सिस के बीच में होते हैं, इनको अपन नाम भी देते हैं कि ये तीनों अपने पास क्या है, नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो इनको अपन नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स बोलते हैं क्योंकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड क्या होते हैं, एक्सिस के बीच में होते हैं। और डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर में एक्सिस के अलोंग था, डी जेड स्क्वायर में डंबल क्या था, जेड एक्सिस के अलोंग था, रिंग पूरे एक्स वाई प्लेन में था, तो एक्स एक्सिस पे भी कुछ क्लाउड आएगा, वाई एक्सिस पे भी कुछ क्लाउड आएगा। तो यहाँ पे अपने पास बोल सकते हैं कि यहाँ पे भी इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग है। तो इन दोनों में इलेक्ट्रॉन क्लाउड एक्सिस के अलोंग आता है, इसलिए अपन इनको एक और नाम देते हैं, दैट इज एक्सियल डी ऑर्बिटल्स। तो ये भी तुमको ध्यान रखना है कि एक्सियल कौन से होते हैं और नॉन एक्सियल कौन से होते हैं। ठीक है, बाकी इसमें तुम्हारे पास जो है एक चीज और तुमसे पूछी जाती है कि अपने पास कौन कौन से ऑर्बिटल्स जो हैं डायरेक्शनल नेचर के हैं और कौन कौन से ऑर्बिटल्स अपने पास जो है नॉन डायरेक्शनल नेचर के हैं। तो डायरेक्शनल नेचर से मतलब है कि जैसे अपन ने बात किया पी ऑर्बिटल, तो पी में अपन ने बात किया कि पी एक्स हो सकता है, पी वाई हो सकता है, पी जेड हो सकता है। तो पी एक्स की जब भी बात करेंगे हमेशा एक्स एक्सिस के अलोंग इलेक्ट्रॉन क्लाउड मिलेगा, पी वाई की जब भी बात करेंगे इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा वाई एक्सिस के अलोंग मिलेगा, और पी जेड की जब भी बात करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा जेड एक्सिस के अलोंग मिलेगा। मतलब किसी भी पी ऑर्बिटल की अगर मैं बात करता हूं तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड हमेशा एक पर्टिकुलर एक्सिस के अलोंग है, मतलब एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अपन बात कर रहे हैं। इस वजह से अपन बोल सकते हैं कि पी ऑर्बिटल्स अपने पास क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ऐसे ही डी ऑर्बिटल्स भी तो अपने पास क्या है, एक एक्सिस के अलोंग तो नहीं है, लेकिन जब भी मैं नॉन एक्सियल डी ऑर्बिटल्स की बात करूंगा मतलब हमेशा मैं दो एक्सिस के बीच में बात कर रहा हूं, तो वहां पे भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में आ रहा है ना कि एक्सिस के बीच में हमेशा आ रहा है। तो यहाँ पे डी ऑर्बिटल भी अपने पास डायरेक्शनल होगा और एफ ऑर्बिटल भी अपने पास क्या होता है, डायरेक्शनल होता है। लेकिन अपन ने डिस्कस किया कि एस ऑर्बिटल सिमेट्रिकल होता है, तो वो हर डायरेक्शन में प्रेजेंट है, एक स्पेसिफिक डायरेक्शन में नहीं प्रेजेंट है, इसलिए अपन उसको क्या बोलेंगे, नॉन डायरेक्शनल। तो डायरेक्ट ध्यान रखा जा सकता है कि एस ऑर्बिटल नॉन डायरेक्शनल होता है, बाकी के तीनों ऑर्बिटल पी डी एफ अपने पास क्या होते हैं, डायरेक्शनल नेचर के होते हैं। ठीक है, तो ये अपने पास हो गया। ठीक है, तो अगला अपने पास एफ ऑर्बिटल है। तो जैसे मैंने बोला कि एफ ऑर्बिटल अपन उतना बात करेंगे नहीं, बस इतना सा लिखा हुआ है कि एफ ऑर्बिटल डायरेक्शनल नेचर का होता है, मैंने भी बता ही दिया तुमको। और साथ एफ ऑर्बिटल अपने पास आता है किसमें, एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर, एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर। ठीक है, तो अपन बात कर चुके हैं सेल प्रिंसिपल क्वांटम नंबर के हेल्प से, सबसेल एजिमुथल क्वांटम नंबर के हेल्प से, ऑर्बिटल मैग्नेटिक क्वांटम नंबर की हेल्प से। एक आखिरी चीज अपन और देखेंगे, या एक फॉर्मूला अपन और देखेंगे जो कि मेरे को थोड़ा सा यहाँ पे मिसिंग लग रहा है, कि हम लोगों ने डिस्कस किया कि एक पर्टिकुलर सबसेल की अगर अपन बात करें तो उसके अंदर कितने ऑर्बिटल्स अपने पास आएंगे, तो नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, तो उसका फॉर्मूला था क्या, 12+1। और यहाँ से अपन ने निकाला
कि s सबसेल मतलब एक ऑर्बिटल, p सबसेल मतलब 3 ऑर्बिटल, d सबसेल मतलब 5 ऑर्बिटल, f सबसेल मतलब 7 ऑर्बिटल। तो अगर अपने से ये पूछ लिया जाए कि एक पर्टिकुलर सबसेल के अंदर कितने इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो तुम पॉइंट बना लो कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल, या ज़्यादा अच्छा रहेगा ऐसा लिखो मैक्सिमम नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन अ पर्टिकुलर सबसेल। तो अगर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स अपने से पूछे जाते हैं तो एक चीज़ याद करो, मैंने तुमको कम से कम 2-3 बार बोल दिया है कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो अगर एक सबसेल के अंदर इतने ऑर्बिटल हैं तो वहाँ पे इलेक्ट्रॉन कितने आएंगे, ऑर्बिटल का नंबर इंटू 2, क्योंकि एक के अंदर मैक्सिमम 2 आते हैं। तो अपने पास क्या जाएगा कि 2l+1 इंटू 2, तो ये अपने पास कितना हो जाएगा 4l+2। तो एक सबसेल के अंदर कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे उसका फॉर्मूला होता है 4l+2, या डायरेक्ट रिलेट किया जा सकता है वापस कि S सबसेल के अंदर एक ऑर्बिटल है, एक ऑर्बिटल मतलब मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन, तो S सबसेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे। P सबसेल मतलब अपने पास क्या है 3 ऑर्बिटल हैं, तो एक ऑर्बिटल के अंदर क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं तो 3 के अंदर मैक्सिमम कितने आएंगे 6, तो P सबसेल के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन। फॉर्मूला क्या है 4l+1, L की वैल्यू कितना होगा 1, तो 4+1 6। डी सबसेल की अगर अपन बात करें तो वहाँ पे अपने पास 5 ऑर्बिटल होते हैं और एक ऑर्बिटल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 5 के अंदर मैक्सिमम कितने आ सकते हैं 10। ऐसे एफ के अंदर अपने पास कितने आ सकते हैं 40। तो एस सबसेल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, पी सबसेल के अंदर 6 आएंगे, डी के अंदर 10 आएंगे और एफ के अंदर अपने पास कितने आएंगे 14 आएंगे। तो ये डायरेक्ट फॉर्मूले से निकाल सकते हो, या मैंने ऐसे रिलेट कराया ऑर्बिटल के नंबर से, वैसे रिलेट कर सकते हो। ठीक है, अब अपने पास जो है लास्ट बचता है स्पिन क्वांटम नंबर। तो स्पिन क्वांटम नंबर की अगर अपन बात करें तो ये सिंपली अपने पास क्या बताता है, हम लोगों ने डिस्कस किया था कि एक ऑर्बिटल के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आएंगे, तो जो 2 इलेक्ट्रॉन अपने पास एक ऑर्बिटल के अंदर प्रेजेंट हैं उनके या उनमें डिफरेंस क्या होता है, उनको कैसे डिफ्रेंशिएट करेंगे उसके हिसाब से अपन बात करेंगे। ठीक है, इसमें एक चीज़ तुमको पहले समझना है। क्या समझना है, देखो मैंने तुमको बोला कि न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन जो है रैंडमली घूमता है, तो इलेक्ट्रॉन के पास क्या होता है 2 टाइप का मोशन होता है। कि मैं किसी भी इलेक्ट्रॉन की बात करूं तो वो 2 टाइप ऑफ मोशंस दिखाता है, या इलेक्ट्रॉन जो है 2 टाइप के मोशन करता है। कैसे 2 टाइप का मोशन करता है, इसको तुम थोड़ा सा रिलेट कर सकते हो। हम लोग जो बात करते हैं कि सन के चारों तरफ अर्थ कैसे घूमती है, तो अगर मैं तुमको रिमाइंड कराऊं तो अपन ऐसा बोलते हैं कि अपने पास मान लो कि सन है, सन के चारों तरफ अर्थ अपने पास जो है ऐसे पाथ में घूमती है कि ये अपने पास जो है अर्थ हो गया। लेकिन एक और चीज़ तुमको पता है कि अर्थ अपने पास क्या होता है, एक खुद की एक्सिस पे रोटेशन करती है और एक इस पाथ में अपने पास घूमती है। तो अर्थ के पास 2 तरीके के मोशन होते हैं कि एक तो वो इस पाथ में घूम रही है ऐसे, और एक चक्कर कंप्लीट करने में उसको कितना टाइम लगता है 365 डेज, दैट इज 1 ईयर। और एक वो खुद की एक्सिस पे रोटेशन करती है और रोटेशन में टाइम लगता है कितना 24 हार्स। तो ये रोटेशन देखो ऐसा होता है, ये रोटेशन हो रहा है और रोटेशन करते करते अपने पास घूमेगा, इसका मतलब ऐसे मूव करेगा। तो इलेक्ट्रॉन भी 2 टाइप के मोशन करता है। एक तो अपने पास अपन ने बोला कि वो रेंडमली मूव कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस, तो रैंडम मोशन अराउंड द न्यूक्लियस, कि इलेक्ट्रॉन एक तो न्यूक्लियस के चारों तरफ जो है रैंडम मोशन कर रहा है, और दूसरा अपने पास इलेक्ट्रॉन क्या करता है स्पिन मोशन करता है, या जो रोटेशन है उसी को अपन क्या बोल रहे हैं स्पिन मोशन। तो जैसे अर्थ खुद की एक्सिस पे रोटेट कर रहा है, वैसे इलेक्ट्रॉन भी अपने पास क्या करता है, जब रेंडमली न्यूक्लियस के चारों तरफ घूमता है तो रोटेट करता है, उसी को अपन क्या नाम दे दे रहे हैं स्पिन मोशन। तो मैंने क्या बोला कि इलेक्ट्रॉन 2 तरीके के मोशन करता है। एक अपने पास इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के चारों तरफ रेंडमली घूमता है, तो रेंडमली घूम रहा है तो उसका एक तरीके से कोई फिक्स पाथ नहीं है, तो उसके बारे में अपन बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अपने पास साथ के साथ वो एक मोशन और करता है, दैट इज स्पिन मोशन। अब कोई इलेक्ट्रॉन अगर रोटेशन करेगा या स्पिन मोशन करेगा तो 2 ही पॉसिबिलिटी है कि अपने पास इलेक्ट्रॉन या तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, तो इलेक्ट्रॉन या तो अपने पास जो है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा इलेक्ट्रॉन, या फिर अपने पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो है स्पिन करेगा।
तो इलेक्ट्रॉन या तो अपने पास जो है क्लॉकवाइज घूम सकता है या फिर अपने पास एंटी क्लॉकवाइज घूम सकता है। ऐसा कभी नहीं होता है कि एक इलेक्ट्रॉन कुछ टाइम के लिए क्लॉकवाइज रोटेशन कर रहा है, क्लॉकवाइज स्पिन कर रहा है और कुछ टाइम के बाद एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन या एंटी क्लॉकवाइज स्पिन करने लगे। तो इलेक्ट्रॉन अगर क्लॉकवाइज स्पिन करता है तो उसको इंडिकेट अपन करने के लिए लिखते हैं +½ तो स्पिन क्वांटम नंबर को एस से लिखा जाता है और अगर स्पिन क्वांटम नंबर +½ लिखा जा रहा है तो जनरली अपन ये समझेंगे कि इलेक्ट्रॉन कौन से डायरेक्शन में स्पिन मोशन कर रहा है, क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अगर इलेक्ट्रॉन अपने पास जो है एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन कर रहा है तो उसको अपन लिखते हैं क्या, -½ तो एस की वैल्यू अगर किसी इलेक्ट्रॉन के लिए मैं -½ बोल रहा हूँ मतलब वो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करेगा, ये अपने पास है। ठीक है, तो ये अपने पास स्पिन को बताता है और इसकी दो वैल्यू हो सकती है क्योंकि दो ही पॉसिबिलिटी है, या तो क्लॉकवाइज स्पिन होगा या फिर अपने पास क्या होगा, एंटी क्लॉकवाइज स्पिन होगा। तो ये चारों क्वांटम नंबर अपने पास कंप्लीट हुआ। इसके ऊपर एक छोटा सा सवाल मैंने लिखा हुआ है, इसको सोल्व करेंगे, फिर बाकी की चीज़ें अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के रिगार्डिंग अगले लेक्चर में जो है रिकॉर्ड करेंगे। 2 लेक्चर में इसको पूरा कंप्लीट कर देंगे। तो यहाँ पे तुमको बोला गया है कि हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग सबसेल्स आर पॉसिबल। तो कुछ सबसेल्स तुमको दिए गए, इसमें से तुमको बताना है कि कौन सा सबसेल पॉसिबल है, कौन सा सबसेल पॉसिबल नहीं है। तो देखो सिंपल सा आंसर होगा, ये बोल रहा है 1s, मतलब ये पूछना चाह रहा है कि पहले सेल के अंदर क्या कोई s सबसेल होता है। तो पहले सेल के अंदर s सबसेल तो होता है, अपन ने डिस्कस किया है कि पहले सेल के अंदर एक सबसेल होगा और वो भी कौन सा, 1s। ये पूछना चाह रहा है कि दूसरे सेल के अंदर क्या कोई 2s सबसेल, सॉरी 2d सबसेल होगा। तो दूसरे सेल के अंदर 2 सबसेल होते हैं, लाइन से मैंने बोला था गिनना s एंड p, दूसरे सेल के अंदर d नहीं होता है, तो ये 2d सबसेल अपने पास पॉसिबल नहीं है। अच्छा, थेरेटिकली अपन क्या कर सकते हैं, जैसे अपन ने बोला कि 4 डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन क्लाउड, 4 डिफरेंट टाइप के ऑर्बिटल बनते हैं s p d f, तो उसको थेरेटिकली अपन आगे एक्सटेंड कर सकते हैं g h i। तो g h ऐसे कोई इलेक्ट्रॉन क्लाउड वास्तव में नहीं मिलते हैं, लेकिन थेरेटिकली अपन बात कर सकते हैं। तो 4z अपने पास बोल रहा है, तो मतलब ये बोलना चाह रहा है कि 4th सेल के अंदर g सबसेल, तो पहले s आएगा, फिर p आएगा, फिर d आएगा, फिर f आएगा, तो 4 ही सबसेल अपने पास होंगे, तो वो तो क्या क्या हो जाएंगे, s p d f, मतलब 4th सेल के अंदर g सबसेल भी नहीं होगा। लेकिन अभी अपन ने डिस्कस किया कि 4th सेल के अंदर d तो हो जाएगा। अब ये बोला 3f मतलब 3rd सेल के अंदर f सबसेल, तो 3rd सेल के अंदर 3 सबसेल होंगे, कौन कौन से, लाइन से s p d होंगे, f अपने पास नहीं होगा। तो 3rd के अंदर f अपने पास नहीं होता है। ये बोल रहे हैं 2p मतलब सेकंड सेल के अंदर p सबसेल, क्या सेकंड सेल के अंदर p सबसेल हो सकता है? सेकंड सेल के अंदर अपने पास 2 सबसेल होंगे, एक s होगा एक p होगा, तो ऑब्वियस सी बात है कि हो जाएगा। ऐसे 5th सेल के अंदर p, तो थेरेटिकली 5th सेल के अंदर 5 सबसेल आएंगे, एक s आएगा, एक p आएगा, एक d आएगा, एक f आएगा और एक अपने पास g आएगा, तो अपने पास 5p तो आ ही जाएगा। अच्छा, अभी अपन डिस्कस किया g आएगा मतलब 5g भी आ जाएगा। तो इसमें कितने सबसेल अपने पास पॉसिबल हैं, तो 1 2 3 4 5, तो टोटल अपने पास जो है 5 सबसेल है जो कि पॉसिबल है। ठीक है, तो आज अपन इतना ही रख रहे हैं। अगली क्लास में अपन इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखना सीखेंगे और उससे रिलेटेड जितने भी प्रॉब्लम्स होंगे उनको डिस्कस करेंगे। ठीक है, थैंक यू।